हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज़ देवाशीष पोर्टर, फिज़िक्स फैकल्टी, मोशन कोटा इंस्टीट्यूट। आज मैं लेकर आया हूँ 25 जून 2022 का सेकंड शिफ्ट जेईई मेंस का पेपर। तो आज हम इसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो हमें जो क्वेश्चन दिया गया है वो बोला गया है यहाँ पर, given below are two statements, one is labeled as a assertion A and the other is labeled as a reason। एक्चुअली इस तरह के क्वेश्चंस में दो स्टेटमेंट आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे, A और रीज़न, असर्शन एंड रीज़न। असर्शन में कुछ स्टेटमेंट दिया जाएगा जिसको हमें चेक करना है कि वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है, और जो रीज़न वाला स्टेटमेंट होगा वो भी पहले हमें चेक करना है कि वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है। देन हमें ये चेक करना है कि जो असर्शन में स्टेटमेंट दी गई है उसको सेकंड स्टेटमेंट यानी कि रीज़न से हम प्रूव कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो आइए चेक करते हैं। तो असर्शन जो दिया हुआ है वो बोला गया है, टू आइडेंटिकल बॉल्स A and B thrown with same velocity u at two different angles with horizontal attain the same range r. If A and B reach the maximum height h1 and h2 respectively, then r equals to 4 under root h1 and h2। तो फर्स्ट स्टेटमेंट ये दिया गया है कि जिसमें दो ऑब्जेक्ट्स बॉल्स जो दी हुई है A एंड B दोनों को फेंका गया है सेम स्पीड के साथ, तो वहाँ पर दोनों की रेंज एक जैसी दी गई है एंड h1 एंड h2 दोनों की मैक्सिमम हाइट है। तो उनके बीच में एक रिलेशन हमें बताया गया है, r इक्वल्स टू 4 अंडर रूट h1 एंड h2। एंड उसका जो रीज़न दिया गया है, रीज़न ये बोला गया है कि h1 एंड h2 का जो प्रोडक्ट है वो u साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g एंड u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g बोला गया है। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन किस तरीके से है। तो ऑप्शंस जो हमें वही दिए हुए हैं कि बोथ a एंड r आर ट्रू एंड r इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ a। b ऑप्शन जो दिया हुआ है, बोथ a एंड r आर ट्रू बट r इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ a। थर्ड ऑप्शन है a इज ट्रू बट r इज फॉल्स, एंड d ऑप्शन दिया है a इज फॉल्स बट r इज ट्रू। तो देखते हैं इसका किस तरीके से हम सॉल्यूशन देख सकते हैं। तो देखिए यहां पर, क्योंकि क्वेश्चन में हमें दिया गया था कि जो दो बॉल्स है A एंड B दोनों के लिए स्पीड जो है सेम दी हुई है, तो यहाँ से हमने स्पीड दोनों के लिए सेम कंसीडर की हुई है। दोनों की रेंज भी सेम है, तो दोनों की रेंज सेम है तो सपोज दोनों के लिए जो एंगल है θ1 एंड θ2 लिया हुआ है। एक के लिए एंगल θ1 हमने कंसीडर कर लिया, दूसरे के लिए एंगल हमने θ2 कंसीडर किया हुआ है। तो यहाँ पर हमें एक चीज़ पता है कि जो रेंज है दोनों के लिए, ये रेंज यहाँ से लेकर यहाँ तक दोनों के लिए सेम दी गई है। तो दो ऑब्जेक्ट जिनकी रेंज सेम हो और जिनकी स्पीड सेम हो, ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब दोनों के जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है उनका सम 90 डिग्री आए। तो θ1 प्लस θ2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री यहाँ पर आएगा। तो अगर हम यहाँ पर θ1 को थीटा कंसीडर करते हैं एंड θ2 हम लेके चलते हैं 90 माइनस थीटा, तो उस हिसाब से h1 जो यहाँ पर मैक्सिमम हाइट है वो हो जाएगी u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g, एंड सेकेंड बॉल जो है उसके लिए हाइट जो हो जाएगी वो हो जाएगी u स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा डिवाइडेड बाई 2g। अब आगे अगर हम बढ़ते हैं तो जो H2 है, H2 में 90 माइनस साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा कंसिडर करके लिख सकते हैं। तो यहाँ पर H2 जो हो जाएगा हमारे पास हो गया u स्क्वायर 2g कॉस स्क्वायर थीटा। नाउ H1 एंड H2 का प्रोडक्ट अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो H1 एंड H2 का प्रोडक्ट हमने किया तो हमारे पास u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g एंड u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g, ऐसा कुछ बन जाता है। थोड़ा सा इसको अरेंज करते हैं, तो अरेंज करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास जो u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा को हम ब्रैकेट में लगा के लिख सकते हैं। तो अगर हमने इस तरीके से लिखा तो हमारे पास कुछ ऐसी अरेंजमेंट बन जाती है, एंड डिवाइडेड बाई हमने यहाँ पर 2g, क्योंकि यहाँ पर भी 2g इंटू 2g आ रहा है तो उसको भी हम 2g का स्क्वायर करके लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, देखिए
हमने यहाँ क्या किया कि अगले पोर्शन में हमने 4 को मल्टीप्लाई कर दिया है दोनों साइड। तो यहाँ पर भी मैंने 4 को मल्टीप्लाई किया। जब हम इस तरफ 4 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 को मल्टीप्लाई करने से ये ब्रैकेट के अंदर जाके क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस सेशन में अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर ये 4 को मल्टीप्लाई करके 4 को मल्टीप्लाई किया तो ये अंदर चला गया 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 2g स्क्वायर। अब यहाँ पर थोड़ा सा इसको और अरेंज अगर हम करते हैं तो हमें यहाँ पर पता चलता है कि जो u2 साइन थीटा एंड कॉस थीटा इसको हम कंबाइन करके क्या लिख सकते हैं, 2 साइन थीटा एंड कॉस थीटा जो होगा इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर साइन 2 थीटा। तो देखिए यहाँ पर क्या बन गया, u स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2g। अब यहाँ पर हमें एक चीज और पता है कि जो रेंज होती है, रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, u स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई g। बट यहाँ पर क्या आ रहा है, 2 भी आ रहा है। तो इसका मतलब ये वाला जो पोर्शन होगा इसको हम क्या बोल सकते हैं, r बोल सकते हैं, डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, r डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर। तो अब देखिए यहाँ पर क्या बन गया, 4h1 इंटू h2 इंटू 4 इक्वल्स टू आर स्क्वायर। क्योंकि देखिए यहाँ पर जो r2 का स्क्वायर होगा तो ये 4 होके इधर आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास बन गया, ये दोनों साइड स्क्वायर रूट लेते हैं तो स्क्वायर रूट लेने पर हमारे पास r की वैल्यू किसके इक्विवेलेंट आ गई, 4 अंडर रूट h1 एंड h2 यहाँ पर आ गया। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर देखा कि जो असर्शन है वो भी सही है और जो उसको एक्सप्लेनेशन के लिए रीजन दिया गया है वो भी उसको करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है। इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ए हमारे पास हो जाएगा। Two buses P and Q start from a point at same time and move in a straight line, and their positions are represented by xp equals to alpha t plus b beta t square and xq ft minus t square. At what time both the buses have same velocity? तो क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि दो बसेस जहाँ पर P एंड Q दी है और दोनों की पोजीशन को हमें टाइम की फॉर्म में रिप्रेजेंट करके दिया हुआ है। इस तरीके से हमें पूछा गया है कि किस टाइम पर इन दोनों पार्टिकल्स की जो इन दोनों बसेस की जो वेलोसिटी होगी वो क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तो देखते हैं इसके ऑप्शंस क्या क्या दिए हुए हैं। तो हमारे पास चार ऑप्शन कुछ इस तरीके से दिए हुए हैं, अल्फा माइनस एफ डिवाइडेड बाई 1 प्लस बीटा। सेकेंड ऑप्शन दिया हुआ है अल्फा प्लस एफ डिवाइडेड बाई 2 बीटा माइनस 1। सी ऑप्शन दिया हुआ है अल्फा प्लस एफ डिवाइडेड बाई 2 1 प्लस बीटा। एंड थर्ड ऑप्शन जो डी ऑप्शन जो दिया हुआ है एफ माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई 2 1 प्लस बीटा। तो कैसे चेक करते हैं, यहाँ पर अगर इसके सॉल्यूशन में अगर हमें देखते हैं तो यहाँ पर हमारे पास xp जो है ये है हमारे पास पोजीशन p बस की, तो और xq जो दी हुई है वो हमारे पास सेकंड बस यानी कि q बस की पोजीशन दी हुई है। अब क्योंकि हमें पता है यहाँ पर पार्टिकल जो बसेस हैं उन बसेस की वेलोसिटी को इक्वल करना है, तो बस की वेलोसिटी को इक्वल किस तरीके से किया जा सकता है, यहाँ पर हमें पोजीशन से बस की वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। तो वेलोसिटी और पोजीशन के बीच में जो रिलेशन होता है वो होता है v इक्वल्स टू डी एक्स बाई डी टी। क्या होता है, v इक्वल्स टू डी एक्स बाई डी टी ये रिलेशन होता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो xp है इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे। तो xp को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो xp को डिफरेंशिएट करने पर हमारे पास अल्फा प्लस 2 बीटा t ये निकल कर आ जाएगा। और इसी तरीके से xu को जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो हमारे पास एक और वेलोसिटी निकल कर आ जाएगी f माइनस 2t सिमिलरली। अब यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन vp और vq क्या है, बराबर है। तो जैसे ही हमने इसको इक्वल किया तो यहाँ पर अल्फा प्लस 2 बीटा t इक्वल्स टू f माइनस 2t आया। देन जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हम t वाली टर्म्स को एक तरफ ले आते हैं और f और अल्फा वाली टर्म को एक तरफ ले आते हैं। तो हमारे पास जो फाइनली आंसर निकल कर आता है वो क्या निकल कर आता है, f माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट में 1 प्लस बीटा। यानी कि ये जो ऑप्शन हमारे पास दिया हुआ है वो किससे मैच कर रहा है, डी ऑप्शन से मैच कर रहा है। अगर अपन यहाँ पर देखते हैं तो डी ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर मैच कर रहा है। इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या होगा, डी ऑप्शन हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है हमारे पास, a disk with flat small bottom beaker placed on it at a distance r from its center is revolving about an axis passing through the center and perpendicular to its plane with an angular velocity omega. The coefficient of static friction between the bottom of the beaker and the surface of the disk is mu. The beaker will revolve with the disk f. ठीक है, तो ये हमारा कोई क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें ये बोला गया है कि कोई एक डिस्क दी हुई है, उस डिस्क के ऊपर आर डिस्टेंस पर, सेंटर से आर डिस्टेंस पर एक सिलेंडर रखा हुआ है जो कि उसके ऊपर स्लाइड नहीं कर रहा है। ठीक है, तो उस सिचुएशन में हमें ओमेगा के साथ कुछ रिलेशन बताना है। तो देखते हैं ऑप्शंस में कौन कौन से दिए हुए हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारे जो ऑप्शंस हैं, ये 4 ऑप्शन हमें दिए हुए हैं। रेडियस यानी कि डिस्टेंस सिलेंडर बीकर और डिस्क के सेंटर से डिस्टेंस और ओमेगा के बीच में और म्यू के बीच में कुछ रिलेशंस हमें 4 दिए हुए हैं इस तरीके से। तो अब इसके सॉल्यूशन के लिए अपन क्या कर सकते हैं, हमारे पास एक डिस्क दी हुई है जो कि इस तरह से, ठीक है, जो कि ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी के साथ रोटेट कर रही है और इससे आर डिस्टेंस पर हमें एक सिलेंडर दिया हुआ है जो कि यहां पर रखा हुआ है और इसी के साथ वो भी रोटेट कर रहा है। अब जो सिलेंडर है वो सिलेंडर डिस्क के ऊपर स्लाइड नहीं करता है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर सिलेंडर डिस्क के साथ स्लाइड नहीं कर रहा है यानी कि सिलेंडर भी इस डिस्क के साथ सर्कुलर मोशन में होगा। सर्कुलर मोशन में होगा, इसका मतलब इसकी भी एंगुलर वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, ओमेगा ही इसकी एंगुलर वेलोसिटी होनी चाहिए, तभी तो बिना स्लाइड किए ये इसके साथ रोटेट कर सकता है। ठीक है, अब अगर इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है और अगर ये सर्कुलर मोशन में है, इसका मतलब इसे कोई ना कोई सेंटीपिटल फोर्स भी चाहिए होगा। अगर हम ग्राउंड फ्रेम में देखेंगे तो यहाँ पर हमें किसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी, सेंटीपिटल फोर्स की। और अगर हम डिस्क के फ्रेम में ही देखना शुरू कर दें तो इसका मतलब इस पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में, जो क्या होगा m ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अपन ने देख लिया। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है तो इसको बैलेंस करने के लिए भी तो कोई ना कोई फोर्स होना चाहिए। अब बैलेंस करने के लिए कौन सा फोर्स आ जाएगा, यहाँ पर आएगा फ्रिक्शन फोर्स, क्योंकि देखिए यहाँ पर ये किसी स्ट्रिंग से तो जुड़ा हुआ नहीं है, किसके ऊपर रखा हुआ है, डिस्क के ऊपर रखा हुआ है। तो डिस्क के और सिलेंडर के बीच में एक ही फोर्स हो सकता है जो कि कौन सा हो जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो जो फ्रिक्शन फोर्स हमारा आएगा वो कौन सा आ जाएगा, देखो इस तरफ लगना चाहिए, जो फ्रिक्शन फोर्स है वो इधर कहीं लगना चाहिए, तभी तो ये इसके ऊपर क्या हो सकता है, बैलेंस हो सकता है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। तो अब आगे देखते हैं हम, तो यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स जो होगा वही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को क्या कर रहा होगा, बैलेंस कर रहा होगा। तो यहाँ पर हमारे पास ये एक इक्वेशन इस तरीके से निकल कर आ जाती है। ठीक है, अब ये हमारे पास एक इक्वेशन एफ आर फ्रिक्शन की एम ओमेगा स्क्वायर आर निकल कर आ जाती है। अब क्योंकि हमें पता है ये जो फ्रिक्शन है ये किस टाइप का फ्रिक्शन है, ये है स्टैटिक फ्रिक्शन। और स्टैटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू होती है वो हमेशा लिमिटिंग फ्रिक्शन से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। और लिमिटिंग फ्रिक्शन तो हमने लिख दिया कि भाई जो स्टैटिक फ्रिक्शन है इसकी वैल्यू लेस देन होनी चाहिए लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है, म्यू इंटू एन होता है, जो कि हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। अब एफ आर की वैल्यू यानी कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन है इसकी वैल्यू हमने लिखी एम ओमेगा स्क्वायर आर लेस देन इक्वल्स टू म्यू एम जी। एम से एम कैंसल आउट किया, ओमेगा स्क्वायर आर लेस देन इक्वल्स टू म्यू जी। तो हमारे पास जो आर की वैल्यू आ गई वो लेस देन होनी चाहिए और इक्वल्स टू होनी चाहिए म्यू जी डिवाइडेड बाई ओमेगा स्क्वायर से। तो इसका मतलब जो हमारे पास जो ऑप्शन मैच कर रहा है वो कौन सा ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर मैच कर जाएगा, बी वाला ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर मैच कर जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन जो रिलेटेड था ये सर्कुलर मोशन से और फ्रिक्शन के कॉम्बिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था। Solid metallic cube having total surface area 24 meter square is uniformly heated if its temperature is increased by 10 degree Celsius. Calculate the increase in volume of the cube. ठीक है, तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, एक सॉलिड क्यूब दिया हुआ है। सॉलिड क्यूब यहाँ पर हमें दिया हुआ है जिसका कुछ एरिया दिया हुआ है, सरफेस एरिया 24 मीटर स्क्वायर का सरफेस एरिया दिया हुआ है और बोला गया है कि इसका टेम्परेचर अगर हम कितना बढ़ा दें,
10 डिग्री सेल्सियस से हम इंक्रीज कर दें, मतलब डायरेक्टली बोल दिया है इतना इंक्रीज कर दिया गया है। देन हमें बताना है कि जो इसका वॉल्यूम जो वॉल्यूम में चेंज आएगा वो कितना चेंज आएगा। एरिया में टोटल एरिया दिया हुआ है, सरफेस एरिया दिया हुआ है, टेम्परेचर में चेंज कितना करना है वो दिया है, और वॉल्यूम में चेंज पूछा है। उसके साथ साथ अल्फा दिया है, अल्फा है यहाँ पर थर्मल कॉफिशिएंट, लीनियर थर्मल कॉफिशिएंट। तो देखते हैं इसके क्या क्या ऑप्शन हमें गिवन है। तो 4 ऑप्शन हमें दिए हुए हैं, तो चेक करते हैं अब इसको किस तरीके से किया जा सकता है। तो देखिए हमारे पास यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमें एरिया दिया हुआ है टोटल 6, क्यूब का जो एरिया होता है, सरफेस का एरिया जो है, अब मान लीजिए क्यूब जो है उसमें 6 सरफेसेस होती है, हर एक सरफेस जो होगी, ये 6 सरफेसेस, यहाँ 6 सरफेस होगी, इस तरीके से बना हुआ होता है। बात करें इस तरीके से हमारे पास ये बना रहेगा। तो इसमें एक सरफेस जो होगी इसका एरिया अगर हम बात करें तो क्या बनेगा, ए स्क्वायर, यहाँ पर ये एरिया हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर। अब इसी तरीके से कितनी सरफेसेस होंगी, 6 सरफेसेस होंगे, तो टोटल एरिया किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, 6a स्क्वायर के इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो वही चीज हमने यहाँ पर लिखी हुई है, कितना है, 6a स्क्वायर इक्वल्स टू 24 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास a स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आ जाता है, 4 आ जाता है, और a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो अगर a मतलब यहाँ पर क्या हो गया, साइड ऑफ द क्यूब, साइड ऑफ द क्यूब हमारे पास पता लग गई। तो अब हम वॉल्यूम v नोट यहाँ पर जो हमने लिया है ये इनिशियल वॉल्यूम लिया है, टेम्परेचर बढ़ाने से पहले वाला वॉल्यूम। तो टेम्परेचर बढ़ाने से पहले वाला वॉल्यूम, तो यहाँ पर 2 की पावर 3 यहाँ पर, क्योंकि वॉल्यूम जो होता है वो क्या होता है, साइड का क्यूब। तो साइड हमारे पास 2 थी, 2 का क्यूब कितना हो गया, 8 हो गया यहाँ पर। तो डेल्टा टी जो है हमें पता है कितना है, 10 डिग्री सेल्सियस है, अल्फा हमें दिया हुआ है। अब यहाँ पर हमें एक चीज और पता है कि अगर कोई सॉलिड मटेरियल है उसका अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ठीक है, तो उसका वॉल्यूम वगैरह भी इंक्रीज होगा। बट यहाँ पर अगर हमें अल्फा पता है तो वहाँ पर हम वॉल्यूम एक्सपेंशन कोफिशिएंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं, अल्फा और गामा के बीच में एक रिलेशन निकाल सकते हैं, जो कि क्या हो जाएगा, गामा इक्वल्स टू 3 अल्फा हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर हमारे पास गामा की वैल्यू अगर हमने कैलकुलेट की तो गामा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 15 इंटू 10⁻⁻4 पर डिग्री सेल्सियस। नाउ चेंज इन वॉल्यूम हमें बताना है, तो चेंज इन वॉल्यूम जो आएगा वो क्या हो जाएगा, चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा वी इक्वल्स टू वी नोट गामा डेल्टा टी। वी नोट की वैल्यू हमें पता है, हमने यहाँ पर अभी कैलकुलेट की है 8, गामा की वैल्यू हम यहाँ पर कैलकुलेट कर चुके हैं 15 इंटू 10⁻⁻4, एंड डेल्टा टी हमें क्वेश्चन में गिवन है 10 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, यहाँ पर एक छोटी सी चीज जो हमें ध्यान रखनी होती है कि जो गामा और डेल्टा टी है इनकी टेम्परेचर की जो यूनिट है, जैसे यहाँ पर डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, यहाँ पे भी पर डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, तो ये कैंसल आउट हो जाना चाहिए, और ज़्यादातर दिया भी इसी तरीके से जाता है कि वो कैंसल आउट हो जाए। तो जब हम इसको पूरा कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास जो फाइनल डेल्टा वी निकल कर आता है वो क्या निकल कर आ जाता है, इसमें 1200 इंटू 10⁻⁴। सॉल्व आउट करेंगे इसको अब, क्योंकि हमारा आंसर जो है वो दिया है सेंटीमीटर के अंदर, मतलब सेंटीमीटर क्यूब में दिया हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हमें पता है कि मीटर में 1 मीटर में कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर होता है। इसको चेंज करेंगे, चेंज करने के बाद हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो आ रहा है 12 इंटू 10⁻⁴ सेंटीमीटर क्यूब। नाउ इसको थोड़ा और अरेंज करेंगे, ऑप्शन से मैच करवाना है क्योंकि हमें, तो 1.2 इंटू 10⁵ सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास ये ऑप्शन हो जाएगा। देन इसका आंसर हमारे पास जो बनने वाला है वो क्या बन जाएगा, बी ऑप्शन इसका बन जाएगा। ठीक है, the next question is the copper block of mass 5 kg is heated to a temperature of 500 degrees Celsius and is placed on a large ice block. What is the maximum amount of ice that can melt? हमें बोला गया है क्या कि एक कॉपर का क्यूब है, कॉपर का क्यूब है जिसका मास हमें कितना दिया हुआ है, 5 किलोग्राम दिया हुआ है, और उसका इनिशियल टेम्परेचर कितना दिया हुआ है, 500 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। अब 500 डिग्री सेल्सियस समझ के ये मत सोच जाना कि वो मेल्ट हो जाएगा, सब मटेरियल की मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट सब अलग अलग होता है। तो कॉपर का जो टेम्परेचर है वो कितना दिया हुआ है, इन्होंने 500 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। अब क्या किया, अब इस क्यूब को एक बड़े से आइस ब्लॉक के ऊपर या आइस क्यूब के ऊपर रख दिया, बहुत बड़ा सा आइस क्यूब है उसके ऊपर रख दिया, इस तरीके से ऐसे कुछ किया,
और ये आइस है यहाँ पर, और इसके ऊपर एक ब्लॉक जो कॉपर का है उसको रख दिया गया। तो क्या होगा बच्चों, यहाँ पर आइस जो होती है वो होती है 0 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। और ये कितने पे दिया हुआ है, 500 डिग्री सेल्सियस पर। तो टेम्परेचर का डिफरेंस है, टेम्परेचर अलग अलग है, तो जब भी टेम्परेचर का डिफरेंस आता है तो हीट ट्रांसफर होने लग जाती है। तो कॉपर जो है वो इस आइस को हीट प्रोवाइड करवाना शुरू कर देगा। अब जैसे ही आइस के पास हीट जाएगी तो आइस 0 डिग्री सेल्सियस पर है, आइस 0 डिग्री सेल्सियस पर है तो आइस क्या होगी, मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। अब यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आइस बहुत ज़्यादा है, पूरी आइस मेल्ट नहीं हो रही, तो कुछ ही अमाउंट मेल्ट हो पा रहा होगा, तो आइस मेल्ट होती जा रही है। तो जब ये बोला जाता है कि आइस मेल्ट हो रही है, ठीक है, या कोई चीज़ मेल्ट हो रही है, तो वहाँ पर टेम्परेचर क्या रहता है, जो चीज़ मेल्ट हो रही है उसका टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और मेल्ट होने का मतलब है वो अपनी फेज धीरे धीरे चेंज कर रहा है, यानी कि जो पार्ट आइस का मेल्ट हो रहा है वो वाटर में कन्वर्ट हो रहा है। अब वाटर में कन्वर्ट हो रहा है टेम्परेचर कांस्टेंट बनते हुए, इसका मतलब जो भी हीट यहाँ से जा रही होगी वो फ्यूज़न करवा रही होगी। फ्यूज़न का मतलब जब सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन होता है उस प्रोसेस को बोलते हैं, वहाँ पर जो हीट ट्रांसफ़र होती है वो फ्यूज़न के थ्रू ट्रांसफ़र होती है। तो यहाँ से कुछ हीट ट्रांसफ़र हो रही होगी। अब कब तक होता रहेगा ये प्रोसेस, कब तक चलेगा ये प्रोसेस, तब तक चलेगा जब ब्लॉक का और आइस का टेम्परेचर क्या ना हो जाए, इक्वल ना हो जाए। तो यहाँ पर क्यूब जो है, जो ब्लॉक दिया हुआ है हमारे पास कॉपर का, उसका टेम्परेचर शुरुआत में 500 डिग्री सेल्सियस रहेगा और एंड में जाके कितना हो जाएगा, ये हो जाना चाहिए 0 डिग्री सेल्सियस। तो 500 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक जब तक नहीं होगा तब तक हीट ट्रांसफ़र होती रहेगी। तो देखिए यहाँ से हीट ट्रांसफ़र, कॉपर हीट ट्रांसफ़र कर रहा है यानी कि रिलीज़ कर रहा है, और जो आइस है वो हीट को क्या कर रही है, रिसीव कर रही है। तो जितनी हीट रिलीज़ हुई उतनी हीट क्या हो जाएगी, रिसीव हो जाएगी। तो हमें बस यही करना है कि हीट लॉस बराबर हीट गेन कर देना है, बस और कुछ नहीं करना है। हीट लॉस बराबर हीट गेन कर देना, दोनों का मैग्नीट्यूड एक जैसा होने वाला है, ठीक है। तो ऑप्शन देखते हैं कि ऑप्शंस में हमें वही बताना है कि कितना मास मेल्ट हो चुका होगा। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो अब आगे अगर अपन देखते हैं जो हमने अभी देखा वही, तो जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसी डेटा को हम यहाँ पर क्या करेंगे, यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पर ये जो कॉपर की स्पेसिफिक हीट है वो हमें दी हुई है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन भी हमें गिवन है, किसकी, आइस की। तो वही चीज हमें यहाँ पे बोली गई है कि व्हेन ब्लॉक इज प्लेस्ड ऑन द आइस ब्लॉक देन हीट ट्रांसफर टू फ्रॉम द CU ब्लॉक टू आइस। तो यहाँ पर हीट लॉस जो है उसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर होना चाहिए, हीट गेन के बराबर होना चाहिए। तो हीट लॉस जो आया वो कॉपर का हीट लॉस हो रहा है टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से। तो जब भी हम टेम्परेचर डिफरेंस से लेते हैं तो हम क्या लिखते हैं, MS डेल्टा टी, MS डेल्टा टी। और जब फ्यूज़न हो रहा होगा या कोई चीज़ मेल्ट हो रही है विदाउट टेम्परेचर मतलब फेज चेंज हो रही है तो हम लिखते हैं M इंटू L, मतलब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। तो अब नेक्स्ट अगर अपन यहाँ पर बात करते हैं तो मास ऑफ ब्लॉक हमने 5 यहाँ पर लिख दिया है। अब देखो यहाँ पर क्योंकि मास जो ब्लॉक का, कॉपर ब्लॉक का है वो दिया हुआ है 5 kg, बट हमारे पास यहाँ पर स्पेसिफिक हीट दी हुई है जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस में। इसी से हमें पता लग जाना चाहिए कि हमें मास जो है वो किस में रखना है, ग्राम में रखना है। तो यहाँ पर जो 5 kg का ब्लॉक है कॉपर का उसको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 5000 हो जाएगा। इसके बाद 0.39 ये वैल्यू रखी और टेम्परेचर डिफरेंस तो हमें डिग्री में ही लेना है क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है। इसके बाद मास ऑफ आइस इंटू 335 जूल पर ग्राम। कैलकुलेशन जब हम पूरी निकालते हैं तो हमारे पास मास ऑफ आइस जो निकल कर आता है वो कुछ ये निकल कर आ जाता है, इट मीन्स 0.029 इंटू 10⁵ ग्राम। तो आइस का जो मास मेल्ट हुआ वो हो जाएगा 2.9 इंटू 10⁻³ ग्राम। अब क्योंकि आंसर किलोग्राम में दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, 10⁻³ को क्या लिख सकते हैं, किलो लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2.9 किलोग्राम। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर बनने वाला है वो क्या बन जाएगा, सी ऑप्शन बन जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। The ratio of specific heats Cp/Cv in terms of degree of freedom F is given by, तो हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं इस तरीके से। तो
हमें यहाँ पर Cp और Cv का जो रेशो है बेसिकली उसको हमें बताना है डिग्री ऑफ फ्रीडम के टर्म्स में। अब Cp/Cv जो है बेसिकली यहाँ पर Cp/Cv को हम बोल सकते हैं एडियाबैटिक कांस्टेंट, ठीक है, एडियाबैटिक कांस्टेंट की बात अब यहाँ पर। अब Cp क्या होती है? स्पेसिफिक हीट, ठीक है, मोलर स्पेसिफिक हीट होगी एट कांस्टेंट प्रेशर ऑफ किसी भी गैस को। अगर हम यहाँ पर कांस्टेंट वॉल्यूम पर देखते हैं तो Cv हो जाता है और कांस्टेंट प्रेशर पर देखते हैं तो Cp हो जाता है। तो यहाँ पर Cp और Cv के बारे में इसका रेशो ही हमसे पूछा गया है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे सोल्व किया जा सकता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो Cp जो है कांस्टेंट प्रेशर पर स्पेसिफिक हीट दी गई है और Cv जो है वो कांस्टेंट वॉल्यूम पर स्पेसिफिक हीट दी गई है। Cp के बारे में हमें पता है कि जो Cp है वो होती है Cv प्लस R, ठीक है। इसको हम मेयर इक्वेशन भी बोल सकते हैं या मेयर रिलेशन भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर Cp और Cv के बीच में तो एक रिलेशन हमें ये पता होता है। अब बात करते हैं Cv के बारे में। तो जो Cv है इसको कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है? अगर हम थोड़ा सा इसको देखें तो Cp का मतलब होता है कांस्टेंट वॉल्यूम पर यहाँ पर मोलर स्पेसिफिक हीट। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा डिराइव करके बताऊं आपको तो डेल्टा Q इज इक्वल्स टू हो जाएगा NCV डेल्टा T। अब क्योंकि हमें एक और चीज पता होती है कि डेल्टा Q जो होगा वो हम डेल्टा U प्लस W यहाँ पर लिख सकते हैं। और जब कांस्टेंट वॉल्यूम है तो वर्क डन क्या हो जाना चाहिए? वर्क डन हो जाना चाहिए 0। तो यहाँ पर इंटरनल एनर्जी डेल्टा Q के बराबर हो जाएगी। तो ये क्या बन जाएगा? NCV डेल्टा T। और इंटरनल एनर्जी को हम डिग्री ऑफ फ्रीडम के टर्म्स में बोल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? NFR डेल्टा T/2, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर ये डेल्टा T से हम डेल्टा T कैंसिल आउट कर सकते हैं, N से N कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो CV की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी FR/2 यहाँ पर। तो CV हमारे पास निकल कर आ जाएगा FR/2। अब FR/2 यहाँ पर मुझे पता लग गया। Cp की वैल्यू भी मैं यहाँ पर बता सकता हूँ। तो Cp की वैल्यू हमने यहाँ पर लिख दी है CV प्लस R डिवाइडेड बाई CV। तो यहाँ पर इसको अगर हम कैलकुलेट थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस R डिवाइडेड बाई CV आ चुका है। CV की वैल्यू हमने यहाँ से निकाली यही है। इसको और कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास क्या निकल कर आ जाएगा? CV की वैल्यू पुट करने के बाद 1 प्लस 2F, यानी कि जो हमारा आंसर है वो कौन सा हो जाना चाहिए? बी ऑप्शन हो जाना चाहिए। ये देखो हमारा आंसर जो है बी वाला इसमें यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बी वाला आंसर इसका करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है। For a particle in uniform circular motion, the acceleration A at any point P r, theta on the circular path of radius r, where theta is measured from the positive x-axis v uniform speed। देखो क्या बोला गया है यहाँ पर, एक चीज बोली गई है कि जो एक पार्टिकल है वो सर्कुलर मोशन में है और सर्कुलर मोशन में है विद कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट स्पीड है, वेलोसिटी तो स्पीड कांस्टेंट रह नहीं सकती, यानी कि इसकी स्पीड तो कांस्टेंट रह सकती है। स्पीड यहाँ पर हमारे पास कांस्टेंट दी गई है। तो जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन में होता है तो उसके पास दो तरह के एक्सेलरेशन हो सकते हैं। एक सेंटीपिटल एक्सेलरेशन हो सकता है और एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो सकता है। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कब आता है? जब स्पीड वेरी कर रही हो। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कब आता है? जब स्पीड वेरी कर रही हो, ठीक है। और जो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन है वो तो हमेशा रहेगा ही सही, क्योंकि उसको वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज करवानी है। तो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन सिर्फ वेलोसिटी की डायरेक्शन को चेंज करवाता है, और अगर उसके मैग्नीट्यूड को यानी कि स्पीड को चेंज कराना है तो एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी होना चाहिए। इसका मतलब यहाँ पर कोई टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा ही नहीं, क्योंकि स्पीड इन्होंने पहले से ही यूनिफॉर्म बोली हुई है। तो इसके पास सिर्फ एक ही एक्सेलरेशन होगा, वो कौन सा होगा? सेंटीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ ऑप्शंस हमें यहाँ पर उसी के बारे में बोला गया है। तो अगले ऑप्शंस देखते हैं अपन यहाँ पर क्या क्या ऑप्शन इसके हैं। तो जो एक्सेलरेशन है, तो हमें ये तो पता लग गया है कि जो एक्सेलरेशन है वो सिर्फ एक सेंटीपिटल एक्सेलरेशन ही रहने वाला है। तो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन के लिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो अब इसको कैसे कर सकते हैं देखते हैं। तो देखो यहाँ पर अगर बात करें तो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन कोई पार्टिकल जो है इस जगह पर दिया हुआ है यहाँ पर, जो कि हॉरिजॉन्टल वाली यानी कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल पर दिया हुआ है। तो
अब हमें एक चीज पता है कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमेशा सेंटर की तरफ लगता है, तो हमने यहाँ पर बना दिया AC। अब AC जो है उसका एक कंपोनेंट ये वाला हो जाएगा और एक कंपोनेंट ये वाला हो जाएगा। तो ये कंपोनेंट जो होने वाला है ये कितना हो जाएगा, AC cos थीटा, मतलब ये कंपोनेंट यही वाला होगा और ये यहाँ पर जो कंपोनेंट है वो ये वाला होगा। तो AC यहाँ पर क्या बन जाएगा, AC का एक कंपोनेंट तो ये कंपोनेंट हो जाएगा AC cos थीटा, और जो दूसरा कंपोनेंट है वर्टिकल वाला वो कौन सा हो जाएगा, AC sin थीटा। ठीक है, चलो ये तो पता लग गया है कि ये कंपोनेंट इस तरीके से अपन कैलकुलेट करके, क्योंकि हमें आंसर जो दिया हुआ है ना ऑप्शंस में जो दिए हुए हैं, हम अगर ऑप्शंस देखें तो हमारे पास जो ऑप्शंस दिए हैं वो दिए हैं आई कैप और जे कैप के टर्म्स में, मतलब जो भी हमारा आंसर है वो हमें आई कैप और जे कैप के टर्म्स में बताना है। इट मीन्स यहाँ पर जो भी हमारे पास सॉल्यूशन बनना चाहिए वो सॉल्यूशन में यहाँ पर हमें जो भी एक्सेलरेशन होगा इसके दो कंपोनेंट लेने ही पड़ेंगे। ठीक है, तो एक कंपोनेंट बेसिकली हमारे पास यहाँ पर जो होगा वही चीज़ हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो जो AC होगा उसको अगर मैं कंपोनेंट्स के टर्म्स में लिखूंगा तो क्या हो सकता है, AC वेक्टर इक्वल्स टू AC cos थीटा आई कैप। अब क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में है तो माइनस और माइनस AC साइन थीटा जे कैप, ऐसे कुछ करके हम इसको लिख सकते हैं। मैंने माइनस का साइन क्यों लगाया, क्योंकि AC इस तरफ है तो इसके कंपोनेंट भी दोनों डाउनवर्ड, एक इस तरफ आएगा और एक यहाँ पर लेफ्ट वाली डायरेक्शन में आ रहा है, नेगेटिव एक्स वाली डायरेक्शन में आ रहा है। अब ये हमारा आंसर हो जाना चाहिए, बट हमें AC की वैल्यू भी पुट करनी है। AC की वैल्यू क्या होती है, यहाँ पर हमें दिया गया है AC की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, v स्क्वायर डिवाइडेड बाई r हो जाएगी, v स्क्वायर डिवाइडेड बाई r। ये जो r यूनिट वेक्टर दिया हुआ है वो बेसिकली AC के ही डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन को। तो यहाँ पर हमने AC की वैल्यू पुट करी इस जगह से, तो यहाँ पर क्या बन गया, v स्क्वायर डिवाइडेड बाई r बन गया है दोनों जगह। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर बन गया है वो फाइनल आंसर क्या हो गया है बच्चों, AC इक्वल्स टू माइनस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई r cos थीटा आई कैप माइनस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई r साइन थीटा जे कैप। और इसमें हमने AT को क्योंकि हटा ही दिया था, AT को क्यों हटाया था, क्योंकि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 था, बिकॉज जो इस यूनिट स्पीड है वो कैसी आ रही थी, कांस्टेंट आ रही थी। ठीक है, तो इसका इस तरीके से आंसर क्या होने वाला है, C आंसर होने वाला है। Two metallic plates from a parallel plate capacitor, the distance between the plates is D. A metal sheet of the thickness d by 2 and of area equal of the area of each plate is introduced between the plates. What will be the ratio of the new capacitor to the original capacitance of the capacitor? तो क्वेश्चन में क्या बोला गया, क्वेश्चन बोल रहा है कि एक कैपेसिटर दिया हुआ है जिसकी प्लेट्स के पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दिया हुआ है। ठीक है, उनके प्लेट के बीच में जो एरिया, जो गैप है वो स्मॉल d दिया हुआ है, और जो एरिया है प्लेट का, हर एक प्लेट का एरिया दिया हुआ है वो इक्वल दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर उसने के बाद बोला गया है कि अगर इन दोनों प्लेट्स के बीच में एक मेटल की एक और प्लेट या कोई शीट इंसर्ट कर दे जिसकी थिकनेस कितनी रहनी चाहिए, d बाई 2 रहनी चाहिए, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग d बाई 2 रहनी चाहिए, तो जो नया कैपेसिटेंस होगा ना उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी। तो एक बार ऑप्शन देखते हैं क्या क्या ऑप्शन उन्होंने दिए हैं। तो चार ऑप्शन हमारे पास दिए हुए हैं, 2:1, 1:2, 1:4, 4:1। तो कैसे कर सकते हैं इसे, देखो अगर बात करें यहाँ पर तो बेसिकली हमारे पास कैपेसिटर की जो इनिशियल सिचुएशन थी वो कुछ ऐसी सिचुएशन हमें गिवन है ना, डी गैप दिया हुआ है, एयर है बीच में, और एरिया यहाँ पर हम मान के चल लेते हैं कि इनका एरिया कितना दिया हुआ है, ए एरिया इसका दिया हुआ है। अब नेक्स्ट सिचुएशन में क्या किया, नेक्स्ट सिचुएशन में इनके बीच में एक शीट जो है इंट्रोड्यूस कर दी है d बाई 2 विड्थ की। तो शुरुआत में जो कैपेसिटेंस होगा, तो कैपेसिटेंस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फॉर्मूला क्या हो जाता है, ये होता है यहाँ पर C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D, है ना। एप्सिलॉन नॉट A, यहाँ पर एरिया ऑफ प्लेट हो जाएगा, D दोनों के बीच का गैप हो जाएगा। नाउ हमने क्योंकि इंट्रोड्यूस कर दिया है इसके बीच में एक शीट को, मेटालिक शीट को, तो यहाँ पर अगर बात करते हैं तो उसका फॉर्मूला हम कैसे बता सकते हैं, अगर कुछ इंट्रोड्यूस कर दिया जाए तो एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई T1 डिवाइडेड बाई K1 प्लस T2 डिवाइडेड बाई K2 प्लस जितने भी यहाँ पर दिए हुए। अब यहाँ पर T1 क्या है, K1 क्या है,
T1 K1 का मतलब क्या होता है कि अगर मान लीजिए इसके बीच में कई सारी शीट हमने इंट्रोड्यूस कर दी है या कोई सारे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इंट्रोड्यूस कर दिया है अलग अलग यहाँ पर, तो सबकी कुछ ना कुछ विड्थ हो सकती है। ये सपोज T1 विड्थ है, ये कितनी है T2 विड्थ है, ये कितनी है T3 विड्थ है और ये कितना है T4 विड्थ है, और सबका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 K2 K3 अलग अलग दिया हुआ है। तो उसके हिसाब से हम क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय पहले वाली शीट या पहले वाले डाइलेक्ट्रिक के लिए T1 डिवाइडेड बाय K1, उसकी विड्थ डिवाइडेड बाय उसका डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, प्लस T2 डिवाइडेड बाय K2, प्लस इसी तरीके से जितनी भी हो सकती है। बट यहाँ पर अब क्वेश्चन में हमें सिर्फ एक ही शीट दी हुई है और वो भी दी हुई है मेटल की। अब मेटल के लिए जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है वो होता है इन्फिनिटी। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है, क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। तो मेटल के लिए जब हम इन्फिनिटी यूज करते हैं तो अगर यहाँ पर नेक्स्ट आगे अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास T1 डिवाइडेड बाई, अब इस क्वेश्चन में अगर हम देखते हैं इस डायग्राम से आपको पता लग रहा होगा कि D/2 विड्थ तक ही सिर्फ मेटल रखी हुई है, तो बची हुई कितनी विड्थ आ गई, खाली जगह कौन सी है, D/2। उस D/2 में क्या है, एयर है, और एयर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हम कितना मान के चलते हैं, 1 मान के चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की तरह अपन ट्रीट कर सकते हैं, एक मेटल और एक एयर यहाँ पर लेके चल सकते हैं। तो अगर अब यहाँ पर हम फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करें तो मैं K1 मान लेता हूँ एयर को और K2 मान लेते हैं हम मटेरियल को यानी कि मेटल को। तो यहाँ पर हमने लिख दिया एयर के लिए तो T1 की जगह D/2 आ गया और K1 की जगह 1 आ गया है। ठीक है, और K2 की जगह हमने इन्फिनिटी पुट कर दिया। क्यों पुट किया उसके बारे में हम बात कर चुके हैं, क्योंकि मेटल के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इन्फिनिटी होगा। तो D/2 इन्फिनिटी ये हो जाएगा 0। तो इसको अगर पूरा सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास कितना बन के आ जाता है, 2 एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D। अब न्यू कैपेसिटेंस और पुराने कैपेसिटेंस दोनों को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास C डैश डिवाइडेड बाई C जो आएगा वो कितना निकल कर आ जाएगा, 2 एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D और एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D। इससे ये कैंसिल, तो कितना आ गया, 2:1 रेशो आ गया। तो इसका मतलब जो हमारे पास आंसर होना चाहिए वो कौन सा होना चाहिए, ए ऑप्शन इसका यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन में सिर्फ हमें पैरेलल प्लेट के कैपेसिटर का फॉर्मूला और डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के रिलेटेड फॉर्मूला अगर पता है तो हम इसको बहुत आसानी से कर सकते थे। ठीक है बच्चों, टू सेल ऑफ EMF same EMF but different internal resistance R1 and R2 are connected in series with a resistance capital R. The value of resistance capital R for which the potential difference across the second cell is 0. अब देखो यहाँ पर क्या बोला गया है, बोला गया है कि दो सेल दिए हमें, दोनों का EMF एक जैसा है ना, E मान लेते हैं। EMF की वैल्यू इसने बोली नहीं है तो हम अपनी तरफ से मान सकते हैं, जब कैलकुलेशन करेंगे तो E मान लेंगे। बट दोनों का इंटरनल रेजिस्टेंस जो है ना वो इक्वल अलग अलग दिया हुआ है, R1 और R2 दिया हुआ है, और इस पूरे सर्किट को एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R के साथ कनेक्ट किया हुआ है। तो हमें बताना है, उसके बाद बोला गया है कि भाई जो पोटेंशियल डिफरेंस से सेकंड वाले सेल के अक्रॉस वो कैसा रहना चाहिए, 0 रहना चाहिए। तो सेकंड वाले सेल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अगर 0 है तो क्या सिचुएशन हो सकती है, क्या रिलेशन R कैपिटल, तो उसके हिसाब से अपन ऑप्शंस चेक करते हैं एक बार। ऑप्शंस में क्या क्या बोला गया है, तो कैपिटल R की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, R2 माइनस R1, R1 माइनस R2, सी ऑप्शन दिया R1 और R2। तो क्या कर सकते हैं, इसका अगर हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं, देखो अब अगर हम डायग्राम की बात करें तो हमारे पास जो डायग्राम आएगा वो कुछ इस तरीके का डायग्राम यहाँ पर निकल कर आता है। ठीक है, डायग्राम हालांकि क्वेश्चन में दिया नहीं है तो वो हमें खुद को ड्रॉ करना पड़ेगा। तो हमारे पास पहला सेल ये हो गया और सेकंड सेल ये हम मान के चल लेते हैं। ठीक, क्योंकि अब क्लोज लूप है तो करंट फ्लो कर रहा होगा, तो करंट फ्लो कर रहा होगा, करंट कितना फ्लो कर रहा होगा यहाँ पर, I। तो वो हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास जो करंट की वैल्यू आएगी, इसमें करंट की वैल्यू क्या निकल कर आ जाएगी, 2E डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 प्लस R कैपिटल R। ठीक है, ये करंट हमारे पास निकल कर आ गया। अब क्वेश्चन में आगे बोला गया है कि जो सेकंड सेल है ना, उस सेकंड सेल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो सेकंड सेल यहाँ पर ये दिया हुआ है, देखो ये यहाँ पर डॉटेड लाइन से बंद किया हुआ है, तो इसके एक पॉइंट A बोल देते हैं और दूसरी साइड दूसरा पॉइंट B बोल देते हैं, यानी कि AB के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए वो कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ठीक है,
अब 0 आना चाहिए, तो इसको अपन कैसे सॉल्व कर सकते हैं? अब यहाँ पर ए बी जो है, अगर आप बात करोगे तो यहाँ पर ए बी के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है, तो ए बी से करंट फ्लो कर रहा है, तो यहाँ पर हम केवीएल लगा के इक्वेशन बना सकते हैं। केवीएल लगा के जब हम इक्वेशन बनाएंगे तो किस तरीके से बन जाएगी? यहाँ पर इक्वेशन किसी एक पॉइंट से अगर हम चलना शुरू करें, अगर हम यहाँ पर ये माइनस है, ये प्लस है, ठीक है, करंट इस तरफ से फ्लो कर रहा होगा, तो रेजिस्टेंस के लिए यहाँ पर प्लस हो जाएगा और यहाँ पर माइनस हो जाएगा। तो जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास कैसे बनेगी? मैं बी से शुरू करता हूँ अगर, या किसी भी साइड से आप जा सकते हो। ए से मैं चलना शुरू करूँ, वी ए से वी बी की तरफ जाते हैं, तो वी ए, फिर हमने इस तरफ से यहाँ पर जंप किया तो कितना आया? माइनस ई। उसके बाद फिर हमने दूसरी साइड जंप किया, रेजिस्टेंस को क्रॉस करके जाएंगे तो प्लस आर आई R2 इंटू आई, और बी पॉइंट हमारे पास मिल जाएगा वी बी। तो वी ए माइनस वी बी जो हमारे पास आया वो आया ई माइनस आई आर, ठीक है। वही चीज़ हमने यहाँ पर मेंशन भी की हुई है, ठीक है। तो अगर अपन इसको देखते हैं, इस चीज़ को हमने, तो यहाँ से हमने ये चीज़ कैलकुलेट करी है कि जो सेकंड रेजिस्टेंस है, उस सेकंड जो सेल दिया हुआ है, उस सेल के अक्रॉस जो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो हमारे पास इस तरीके से कैलकुलेट होके आ गया है बच्चों। तो अब यहाँ पर हमें आई की वैल्यू पता है, तो हमने आई की वैल्यू ऊपर से उठा के इक्वेशन 1 से उठा के यहाँ पर पुट की, वैल्यू पुट करी, पोटेंशियल डिफरेंस क्वेश्चन में दिया था 0, उसको रख दिया ई। तो यहाँ पर जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ई से ई कैंसिल आउट हो जाएगा, ये दूसरी साइड चला जाएगा, तो हमारे पास R1 प्लस R2 प्लस R इक्वल्स टू 2R2 आया। तो हमारे पास R की वैल्यू क्या आ गई? कैपिटल R की वैल्यू क्या आ गई? R2 माइनस R1। तो यहाँ पर जो हमारे पास जो फर्स्ट ऑप्शन है वो इसके साथ मैच कर जाता है। तो इस क्वेश्चन में से समझने वाली बात ये थी कि हमें यहाँ पर एक तो करंट निकालना आना चाहिए और दूसरा केवीएल लगाना आना चाहिए। अगर आप केवीएल के अलावा भी इसमें इस तरह से भी देख सकते हो कि भाई ये जो सेल है, तो सेल यहाँ से करंट, सेल की जो पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकल रहा है, तो ये सेल एक तरह से सोर्स की तरह काम करेगा, और जब भी कोई सेल सोर्स की तरह काम करता है तो उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आता है ई माइनस आई आर। हम उस तरीके से भी इसको सोच के कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। दो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है, ससेप्टिबिलिटीज ऑफ द पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स या सब्सटेंस इंक्रीज विद डिक्रीज इन टेम्परेचर। तो पहला जो स्टेटमेंट दिया हुआ है कि जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं। पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स कौन से होते हैं? ऐसे मटेरियल जिनको अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए तो वो उस जगह के मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर देते हैं? इंक्रीज कर देते हैं, थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। बट इनकी एक खास बात होती है कि अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इनकी मैग्नेटिज्म यानी कि मैग्नेटिक जो प्रॉपर्टीज़ होती है, ससेप्टिबिलिटी होती है, वो क्या होने लग जाती है? डिक्रीज होने लग जाती है, ठीक है। तो इसका मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट तो सही दिया हुआ है। यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट दिया हुआ है, diamagnetism is a result of orbital motion of the electrons developing magnetic moments opposite to the applied magnetic field। तो सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है डायमैग्नेटिक मटेरियल के बारे में, मतलब कि सेकंड स्टेटमेंट। डायमैग्नेटिक मटेरियल कौन से मटेरियल्स होते हैं? ऐसे मटेरियल जिनको अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए तो ये उल्टा काम करना शुरू कर देते हैं। ये क्या करेंगे? उस जगह के मैग्नेटिक फील्ड को जितना है ना उतने से भी कम कर देंगे। तो ये क्या करते हैं? मैग्नेटिक फील्ड को डिक्रीज कर देते हैं। और पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक क्या करते हैं? इंक्रीज कर देते हैं। तो अब यहाँ सेकंड स्टेटमेंट ये बोला है कि भाई ये बता रहा है, इसका कारण बता रहा है कि डायमैग्नेटिज्म होता क्यों। तो डायमैग्नेटिज्म जो आता है एक्चुअली पेयर्ड में अगर इलेक्ट्रॉन रह रहे हैं तो उसकी वजह से आता है। वो क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर अगर आपको, यहाँ पर जब पेयर में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं तो क्वांटाइजेशन हम पढ़ते हैं, क्वांटम नंबर जब हम पढ़ते हैं केमिस्ट्री में, तो स्पिन जो होता है इलेक्ट्रॉन्स का अलग अलग डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो उसकी वजह से जो मैग्नेटिक मोमेंट है, एक इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट अगर ऊपर वाली डायरेक्शन में आता है तो दूसरे वाले का मैग्नेटिक मोमेंट नीचे वाली डायरेक्शन में डाउनवर्ड आ जाता है। तो उसकी वजह से जो मैग्नेटिक मोमेंट है, ओवरऑल जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो क्या हो जाएगा? कैंसल आउट हो जाएगा। बट जैसे ही हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा
देते हैं तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड किसी एक को तो सपोर्ट करेगा ही सही ना, तो वो वहाँ पर क्या करने लग जाता है, अपोज करने लग जाता है। तो ये सही बात है, प्रॉपर्टी इसकी सही है। इसका मतलब स्टेटमेंट 1 भी करेक्ट है और स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है। अब इसके ऑप्शंस में देख लेते हैं एक बार क्या क्या इन्होंने ऑप्शंस दिए हुए हैं। अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो देखते हैं ऑप्शन यहाँ पर हमारे पास जो ऑप्शन दिए हुए थे, पहला ऑप्शन इन्होंने दिया हुआ है कि बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड आर ट्रू, ठीक है, सही है भाई। आगे बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड आर फॉल्स, नहीं गलत तो नहीं है, तो इसका मतलब ट्रू एंड फॉल्स ही बताना है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकेंड स्टेटमेंट दोनों क्या है, ट्रू है। ट्रू है तो यहाँ पर जो फर्स्ट वाला ऑप्शन हमारे पास इस ऑप्शन का क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, ज़्यादा इसमें कोई कैलकुलेशन वाली कोई बात नहीं थी, थ्योरेटिकल चीज़ पता है अगर आपको तो अपन यहाँ पर बता सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो पहले वाले क्वेश्चन में जो डिक्रीज होता है वो एक इसकी प्रॉपर्टी होती है, उसमें चाहे तो आप ग्राफ से भी देख सकते हैं। इसका ग्राफ हम देख लेते हैं, ग्राफ ऐसा कुछ आता है, पैरामैग्नेटिक मटेरियल के होता है और ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए रहता है। तो ये ग्राफ से ही हमें ससेप्टिबिलिटी के बारे में पता लगता है, जो कि फेरो और पैरो में डिक्रीज होती है बट डायमैग्नेटिज्म में डिक्रीज नहीं रहती है, ठीक है। तो ये इसका आंसर ए हो जाएगा। A long solenoid carrying a current produces a magnetic field B along its axis. If the current is double, the number of turn per centimeter is half, the new value of the magnetic field will be। तो हमारे पास एक सोलिनॉइड दी हुई है, सोलिनॉइड में कुछ नंबर ऑफ टर्न्स दिए हुए होंगे, उसकी कुछ लेंथ होगी। तो यहाँ पर हमें बोला गया है कि अगर यहाँ पर जो करंट है उसको डबल कर दिया जाए और जो नंबर ऑफ टर्न पर सेकंड है उसको आधा कर दिया जाए तो क्या फ़र्क पड़ेगा। तो ऑप्शंस देखते हैं क्या क्या ऑप्शन हमें दिए हुए हैं। स्टार्टिंग में जो मैग्नेटिक फील्ड था वो बी था, तो नेक्स्ट जो अगला मैग्नेटिक फील्ड आने वाला है वो क्या आने वाला है, बी है, 2b है, 4b है या b/2 है, क्या हो सकता है। तो यहाँ पर अगर अपन देखें तो जो मैग्नेटिक फील्ड होता है सोलिनॉइड की वजह से। अब सोलिनॉइड की बात करें तो सोलिनॉइड कैसी होती है, इस तरीके की सोलिनॉइड यहाँ पर हमेशा हमारे पास रहती है। ये सोलिनॉइड, यहाँ पर सोलिनॉइड की जो लेंथ है वो हमें कुछ दी हुई है और यहाँ पर इस तरीके से इसके चारों तरफ टर्न्स रहते हैं, कई सारे टर्न्स यहाँ पर रहते हैं। मैग्नेटिक फील्ड जो रहेगा इसका, अच्छा इसकी रेडियस जो होती है वो लेंथ के कंपैरेटिवली काफ़ी छोटी ली जाती है और इसी से हम क्या बोलते हैं, इसको आइडियल सोलिनॉइड कंसीडर करके चल रहे होते हैं। तो जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास कुछ इस तरीके का निकल कर आता है, यहाँ पर B = μ0 Ni, ये हमारे पास जो सोलिनॉइड है उसका मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला निकल के आता है। ये कहाँ पर होता है, उसके एक्सिस पर होता है, μ0 Ni। अच्छा μ0 क्योंकि एयर है अंदर सोलिनॉइड के अंदर, इसलिए μ0 परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम रहेगी। n यहाँ पर क्या होगा, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ यहाँ पर दी हुई होती है और I जो है यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट होता है। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया, क्वेश्चन में बोला गया है कि करंट को तो क्या कर दो, डबल कर दो भाई, जो करंट है उस करंट को तो डबल कर दो और नंबर ऑफ टर्न्स पर सेंटीमीटर में जो है उसको हाफ कर दो। यानी कि n को बोल दिया गया है कि हाफ कर दो और I को क्या कर दो, डबल कर दो, तो कर दो भाई। तो μ0 μ0 इंटू क्या हो जाएगा, n/2 और 2I, तो 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो सेकंड जो इक्वेशन हमारे पास आई वो भी क्या निकल कर आ गई, B' = μ0 Ni। दोनों को कंपेयर करेंगे तो दिख रहा है कि भाई B' और B दोनों क्या है, एक दूसरे के इक्विवेलेंट है। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड चेंज ही नहीं हुआ, ठीक है। तो अगर करंट को हमने डबल कर दिया और नंबर ऑफ टर्न्स को हाफ कर दिया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, जो मैग्नेटिक फील्ड पहले था वो भी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर अभी आ गया है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका हो जाएगा। हाँ तो बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, अ साइनसॉइडल वोल्टेज Vt 210 sin 3000 t volt is applied to a series LCR circuit in which L 10 मिली हेनरी, C दिया हुआ है 25 माइक्रोफैरड और रेजिस्टेंस दिया हुआ है 100 ओम। द फेज डिफरेंस 5 बिटवीन द अप्लाइड वोल्टेज एंड
रिजल्टेंट करंट विल बी। तो देखो क्वेश्चन से ही पता लग रहा है कि ये एक एसी का सवाल है, ऑल्टरनेटिव करंट चैप्टर से उठाया हुआ सवाल है, एलसीआर सर्किट दिया हुआ है और तीनों चीज़ें किस में जुड़ी हुई है, सीरीज में जुड़ी हुई है। तो जब भी ऐसा दिया हुआ है तो सबसे पहला काम हमारा यहाँ पर क्या होना चाहिए, एक्सी निकालो, एक्सएल निकालो, रेजिस्टेंस तो दिया हुआ है, मतलब रेजिस्टेंस कैपेसिटर की वजह से जो भी रिएक्टेंस आ रहा है उसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। इम्पीडेंस की वजह या जो यहाँ पर इंडक्टर की वजह से जो रिएक्टेंस आ रहा है उसको अपन कैलकुलेट करेंगे। तो हमें यहाँ पर फेज डिफरेंस निकालने के लिए बोला गया है वोल्टेज और करंट के बीच में। तो जब भी फेज डिफरेंस निकालने के लिए बोला जाता है ना, तो वहाँ पर सबसे बढ़िया चीज़ जो कैलकुलेशन करने के लिए होती है वो होती है फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम निकाल लो तो हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन एक बार देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शन हमारे पास दिए हुए, कुछ ऐसे ऑप्शन दिए हुए हैं। अब यहाँ पर इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि सॉल्यूशन कैसे कर सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पर आप देखोगे तो हमारे पास बेसिकली सर्किट डायग्राम कुछ ऐसा है, यहाँ पर इंडक्टेंस दिया हुआ है, कैपेसिटर दिया हुआ है और रेजिस्टेंस यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर अगर हम फेजर डायग्राम ड्रॉ करें तो हमें एक चीज़ पता है कि जो वोल्टेज है यहाँ पर करंट हर जगह पर सेम रहने वाला है, सब जगह पर करंट क्या रहने वाला है, सीरीज में तो करंट सेम रहने वाला है। तो हम जब फेजर डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो उस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, जब भी सीरीज में होता है तो करंट को रेफरेंस मान लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर करंट को अगर रेफरेंस मानेंगे, हम यहाँ पर आई इस जगह पर करंट को रेफरेंस मान लिया है, तो जो रेजिस्टेंस होगा उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल, अब हमें एक और चीज़ पता होती है कि रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज है और करंट है दोनों के बीच में फेज डिफरेंस ज़ीरो रहता है। तो वी आर और आई जो होगा, यानी कि रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज और करंट जो दोनों होंगे वो दोनों सेम फेज में होंगे। तो यहाँ पर वी आर इस डायरेक्शन में आ जाएगा और जो इंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल है वो क्या होगा, करंट से 90 डिग्री आगे होता है और जो कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल होता है वो करंट से 90 डिग्री पीछे होता है। तो जब अपन इसका इम्पीडेंस वाला फेजर डायग्राम इसको ड्रॉ करते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरीके का इम्पीडेंस वाला फेजर डायग्राम निकल कर आ जाता है, जो कि यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा। तो यहाँ पर देखो आर इस तरफ है, एक्सएल ऊपर की तरफ है, एक्सी नीचे की तरफ है और जो Z है वो इस वाली डायरेक्शन में यहाँ दिया है। Z क्या है, यहाँ पर इम्पीडेंस है, टोटल इम्पीडेंस मतलब R, XL, XC। अब यहाँ पर जब ये फेजर डायग्राम बनाते हैं तो उसमें हम इन तीनों क्वांटिटीज़ को एज अ वेक्टर ट्रीट कर रहे होते हैं, वेक्टर नहीं है पर वेक्टर की तरह ट्रीट कर रहे होते हैं ताकि कैलकुलेशन इजीली हो जाए। तो एक्सएल और एक्सी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो इनको हम माइनस कर सकते हैं और आर इनसे 90 डिग्री के एंगल पर हो जाएगा। तो सबसे पहले अगर हम एक्सएल की वी टी हमारे पास है, एल की वैल्यू दी हुई है तो एक्सएल की वैल्यू निकालेंगे तो एक्सएल क्या होता है, ओमेगा इंटू एल। ओमेगा दिया हुआ है, कहाँ से पता चल जाएगा, ये रहा ओमेगा, है ना। वोल्टेज वाली इक्वेशन में टी के साथ जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है वही ओमेगा होता है, तो ओमेगा यहाँ से उठा लिया। उसके बाद एल की वैल्यू हमने यहाँ पर उठा के रख दी तो एक्सएल की वैल्यू आ गई 30 ओम। इसी तरीके से कैपेसिटेंस हमारे पास दिया हुआ है। अब कैपेसिटेंस की वजह से जो रिएक्टेंस आएगा वो आता है 1/ओमेगा c। तो 1/ओमेगा c, तो ओमेगा की वैल्यू कितनी हो गई 3000, ओमेगा की वैल्यू कितनी हो गई 3000 और c की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है, उसकी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास जो ये वैल्यू आ रही है एक्सी की वो ये निकल कर आ गई। आर हमें दिया हुआ था। अब हमें फेजर डायग्राम निकालना है। फेजर डायग्राम का यूज़ करते हुए हम यहाँ पर फाई की वैल्यू निकालना चाहते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ आपको बताऊँ तो एक्सएल और एक्सी पता है। अब क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में है तो इसलिए ये जो डायग्राम में आएगा एक्स सी जो है, एक्सएल और एक्सी दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। कैंसिल आउट हो जाएंगे तो एक्सएल क्योंकि ज़्यादा है 30, तो 30 माइनस 40 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल्स टू क्या होने वाला है 50 डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा जब सॉल्व करेंगे। और आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100 आ जाएगी। इसका मतलब ये जो एक्स है ये आ रहा है यहाँ पर 50 डिवाइडेड बाई 3 और जो आर है वो कितना आ रहा है 100। तो इसके बीच में क्या है z और ये क्या है फाई, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, अब अगर हम नेक्स्ट इसमें देखें तो अगर हम इसमें नेक्स्ट देखें तो हमारे पास ये देखिए यहाँ पर 100 और 50 डिवाइडेड बाई 3 आ गया z यहाँ पर। तो फाई की वैल्यू निकालनी। अब फाई की वैल्यू निकालने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, या तो हम कॉस की टर्म्स में लिखें या हम टेन की टर्म्स में लिखें। तो हम यहाँ पर जब
लिखते हैं, हमारे पास ये वैल्यू भी पता है, ये वैल्यू भी पता है, ये हमारे पास परपेंडिकुलर की तरह काम करेगी और जो 100 है वो हमारे पास किसकी तरह काम करेगा, बेस की तरह काम करेगा। तो 50 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 100, तो 10 यहाँ पर 5 जो हो जाएगा वो 1/6 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 0.1675 की वैल्यू। अब ये ऑलमोस्ट यहाँ पर तो उसने क्वेश्चन में जो दिया हुआ है 0.167, अब क्योंकि 2 डिजिट तक लेकर जाना है तो इसको हम अप्रोक्स क्या लिख सकते हैं 0.17। तो 10 इनवर्स 0.17 इसका आंसर निकल कर आ जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन जब भी आते हैं हम यहाँ पर फेजर डायग्राम, ऐसी वाले क्वेश्चंस को ज़्यादातर हम लोग फेजर डायग्राम से ही सोल्व करने का ट्राई करते हैं, तो उससे ज़्यादा आसानी से वो हो जाता है। ठीक है, हाँ तो बच्चों अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवल इन मीडियम एट ए स्पीड 2.0 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, द रिलेटिव permeability of the medium is 1, the relative permittivity of the medium will be। तो हमें relative permeability के बारे में पूछा गया है, मतलब बताया गया है, और हमें रिलेटिव परमिटिविटी के बारे में मीडियम की पूछा गया है, और क्या क्या गिवन है, हमें मीडियम में लाइट की वेलोसिटी के बारे में बताया गया है, कितनी है वो 2 इंटू 10⁸ दी हुई है। तो यहाँ पर ऑप्शंस देख लेते हैं क्या क्या है। कुछ ऑप्शंस हमारे पास गिवन है 2.25, 4.25, 6.25, 8.25। तो क्या कर सकते हैं यहाँ पर, अगर हम बात करें तो मीडियम में जो लाइट की वेलोसिटी होती है वो हमें गिवन है, ठीक है, रिलेटिव परमिएबिलिटी भी गिवन है, और एप्सिलॉन आर हमें रिलेटिव परमिटिविटी को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो अब हमें एक चीज पता है कि यहाँ पर रिलेटिव जो लाइट की वेलोसिटी इन किसी भी मीडियम में अगर हम कैलकुलेट करें तो ये c डिवाइडेड बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाती है। अगर हम जब वहाँ पर कहाँ पर जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स में जब पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम इस तरीके से बताते हैं। अब यहाँ पर अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में की टर्म्स में अगर हम देखें तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ना, उसको हम किसके टर्म्स में लिख सकते हैं, यहाँ पर √μr और एप्सिलॉन आर की फॉर्म में भी इसको लिख सकते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पर हमने लिख दिया Vm = c डिवाइडेड बाई √μr एप्सिलॉन आर। तो Vm की वैल्यू हमें गिवन है 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, C की वैल्यू भी हमें गिवन है 3 इंटू 10⁸, गिवन तो नहीं है बट हमें पता है कि लाइट की वेलोसिटी वैक्यूम में कितनी होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, डिवाइडेड बाई μr की वैल्यू पुट कर देते हैं, एप्सिलॉन आर की वैल्यू, तो इसको इस साइड लेकर जाएंगे 10⁸ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास √एप्सिलॉन आर क्या निकल कर आएगा 3/2। तो एप्सिलॉन आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9/4 एप्सिलॉन आर की वैल्यू हो जाएगी। तो इसको थोड़ा कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास कितनी वैल्यू आ जाएगी 2.25 ये वैल्यू आ जाएगी। तो ये क्वेश्चन जो था वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से रिलेटेड था, है ना, आसान सा क्वेश्चन था, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं था, बहुत ज़्यादा मतलब फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। आई होप आपको समझ आया होगा। हाँ तो बच्चों अगला क्वेश्चन है, द इंटरफेरेंस पैटर्न इज ऑब्टेन्ड विद टू कोहेरेंट लाइट सोर्स ऑफ इंटेंसिटी रेशियो 4:1 and the ratio of I maximum plus I minimum divided by I maximum minus I minimum is 5 divided by x। तो ये हमें then value of x will be equals to, तो हमें यहाँ पर ये वैल्यू निकालनी है I maximum plus I minimum divided by I maximum minus I minimum, और वो उसको 5 divided by x के इक्वलेंट करना है, और उसके बाद हम क्या करेंगे वहाँ पर x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो देखते हैं ऑप्शंस क्या क्या दिए हुए हैं। ऑप्शन तुम्हारे पास दिए हुए हैं 3, 4, 1 और 2। ठीक, तो अब कैसे कर सकते हैं देखिए। अच्छा, कोहेरेंट सोर्स कौन से होते हैं, कोहेरेंट सोर्स यहाँ पर यूज़ किए जाते हैं जिनकी फेज डिफरेंस जो होता है वो टाइम के साथ चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर अब हम बात करें यहाँ पर तो किस तरीके से कर सकते हैं, हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि जो इंटेंसिटी है उन इंटेंसिटीज़ का रेशो 4:1 है। तो यहाँ पर अगर हम इंटेंसिटी को 4:1 ले लेते हैं और I1 को हम क्या कंसिडर कर लेते हैं, I0 कंसिडर कर लेते हैं, I1 को हम I0 कंसिडर करके चल रहे होते हैं। तो I2 जो होगा इस रिलेशन से हमारे पास आ जाएगा 4I0। तो I1 तो हो गया I0 और I2 हो गया 4I0। अब I मैक्सिमम निकालना है तो I मैक्सिमम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ये √I2 प्लस √I1 का स्क्वायर। अब √I2 हम लिखेंगे यहाँ पर 4I0 प्लस √I0,
इसको सॉल्व करोगे तो ये 2 बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पर 2 अंडर रूट आई नोट प्लस अंडर रूट आई नोट, तो ये बनेगा कितना 3 अंडर रूट आई नोट का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा लास्ट में 9 आई नोट। सिमिलरली मिनिमम निकालना है तो यहाँ प्लस की जगह सिर्फ क्या लगा देना है, माइनस लगा देना है, तो यहाँ बनेगा 2 अंडर रूट आई नोट माइनस आई नोट, तो कितना बनेगा अंडर रूट आई नोट, तो अंडर रूट आई नोट का स्क्वायर, तो अंडर रूट आई नोट यहाँ पर। तो मैक्सिमम भी पता लग गया है, मिनिमम भी पता लग गया। पूछा क्या गया था, पूछा गया था आई मैक्स प्लस आई मिनिमम डिवाइडेड बाई आई मैक्स माइनस आई मिनिमम। वैल्यूज पुट कर देते हैं, 9 आई नोट डिवाइडेड बाई 9 आई नोट माइनस आई नोट, तो 10 आई नोट डिवाइडेड बाई हो जाएगा 8 आई नोट, कैंसल आउट करोगे तो 5/4 आ जाएगा। अब इस चीज को हम 5/4 इक्वल्स टू 5/x जो दिया हुआ है इससे अगर हम कंपेयर कर लेते हैं, 5/4 डिवाइडेड बाई 5/x से कंपेयर करते हैं तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 4 जो हो जाएगा वो किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, x के इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो वैल्यू आई है इसमें x की वो कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। तो इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ था, ऑप्शन हमारे पास क्या दिया जाएगा, बी ऑप्शन इससे मैच कर जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पर ये वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बच्चों अगला क्वेश्चन है, अ लाइट whose electric field vector are completely removed by using a good Polaroid allowed to incident on the surface of the prism at Brewster angle, choose the most suitable option for the phenomena related to prism। ठीक है, तो 4 फिनोमिना कुछ ऐसे दिए हुए हैं हमें। रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रे विल बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर, वेव विल प्रोपगेट अलोंग द सरफेस ऑफ प्रिज्म, नो रिफ्रैक्शन एंड देयर विल बी टोटल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और लास्ट ऑप्शन जो दिया है नो रिफ्लेक्शन एंड देयर विल बी टोटल ट्रांसमिशन ऑफ लाइट। तो देखो क्या हो सकता है, अगर हम बात करें यहाँ पर पोलराइड के थ्रू, इन्होंने बोला है कि पोलराइड के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को हटा दिया है। मतलब अपन ऐसे समझ सकते हैं, क्वेश्चन में जो कहने का तरीका है, कहने का तरीका ये है कि जो क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है उस इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को अगर हटा दिया जाए किसी तरीके से, एक तरीका यूज़ किया जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को हटा दिया गया, तो वहाँ पर उस लाइट को अगर हम प्रिज्म पर डालें तो क्या होगा, मतलब डेंसर मीडियम पर डालें, रेयरर से डेंसर पर डालें तो क्या होगा वो देखते हैं। तो यहाँ पर अगर अपन देखते हैं तो इस तरह की सिचुएशन हमारे पास आती है कि जब किसी भी लाइट को हम ब्रूस्टर लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो किसी भी लाइट को अगर हम इंसिडेंट करते हैं ब्रूस्टर एंगल पर, तो वहाँ पर रिफ्लेक्टेड लाइट और रिफ्रैक्टेड लाइट के बीच में एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो जो रिफ्लेक्टेड लाइट होती है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट होता है और वो प्योर पोलराइज्ड होती है। क्या होती है, प्योर पोलराइज्ड होती है। और जो अंदर जो जाती है रिफ्रैक्ट होकर ट्रांसमिट जो अंदर होती है वो पार्शियली पोलराइज्ड होती है। अब क्योंकि इसने क्वेश्चन में बोला गया है कि इसको प्योर पोलराइज्ड कर दिया है और इलेक्ट्रिक फील्ड प्योर पोलराइज्ड करके उसको इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर हटा दिया, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ही हटा दिया, तो इसका मतलब बाहर कोई वेक्टर ये वाला तो रहेगा ही नहीं, इसको ही हमने हटा दिया। जब इसको ही हटा दिया तो क्या बचा, सिर्फ अंदर जाने वाला वेक्टर बचा, अंदर जाने वाला फील्ड बचा। इसका मतलब ये लाइट सिर्फ क्या होगी, अंदर ट्रांसमिट हो जाएगी, यानी कि कोई रिफ्लेक्शन नहीं होगा, सिर्फ रिफ्रैक्शन होगा। तो हमारे पास जो ऑप्शंस थे वो ऑप्शंस दिए हुए थे कि कोई रिफ्लेक्शन नहीं होना चाहिए, सिर्फ क्या होना चाहिए, रिफ्रैक्शन। तो यहाँ पर सिर्फ क्या होगा, यहाँ पर कोई रिफ्लेक्शन नहीं होगा। तो हमारे पास जो ऑप्शन हो जाएगा यहां पर अगर अपन बात करें तो रिफ्लेक्शन नहीं होना चाहिए। तो रिफ्लेक्शन किस वाले ऑप्शन में, देखो यहां पर डी वाला ऑप्शन जो है वो मैच कर जाएगा कि इसमें रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, सिर्फ क्या होगा, ट्रांसमिशन होगा, वही हमने इसमें देखा था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, ब्रूस्टर एंगल से रिलेटेड था। ठीक है, आई होप समझ आया होगा आपको। तो आइए बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अ प्रोटॉन, अ न्यूट्रॉन, एन इलेक्ट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल हैव द सेम एनर्जी। ठीक है, इन सबके पास, चारों पार्टिकल के पास एनर्जी की वैल्यू क्या है, सेम एनर्जी। दोनों का सबका मास अलग अलग होता है लेकिन दोनों सबकी एनर्जी क्या है, एक जैसी है। और लैम्डा पी, लैम्डा एन एंड
लैम्डा ई एंड लैम्डा अल्फा, ये जो है इनकी डी ब्रोगली वेवलेंथ दी हुई है, ठीक है। तो हमें बताना है कि इनके बीच में क्या रिलेशन होगा। तो रिलेशन देख लेते हैं ऑप्शंस में क्या क्या दिए हुए हैं। रिलेशन की बात अगर हम यहाँ पर करें तो फर्स्ट रिलेशन है लैम्डा पी इक्वल्स टू लैम्डा एन ग्रेटर देन लैम्डा, तो इस तरीके से लैम्डा ई और सबसे आखिरी में लैम्डा अल्फा दिया हुआ है। तो तीन चार रिलेशन दिए हुए। अब इसमें से एक बार अपन चेक कर लेते हैं कि कैसे निकाला जाता है। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ कैसे कैलकुलेट करते हैं। रिलेशन हमें पता है डी ब्रोगली हाइपोथेसिस का क्या होता है। तो लैम्डा जो है हमारे पास डी ब्रोगली हाइपोथेसिस में हमें पता है कि जो डी ब्रोगली वेवलेंथ होगी वो क्या होती है, h अपॉन पी होती है। h क्या है यहाँ पर, प्लैंक कांस्टेंट है, और p क्या है यहाँ पर, मोमेंटम है, ठीक है। मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के बीच में हमें एक रिलेशन पता है। रिलेशन क्या होता है यहाँ पर, रिलेशन हमें पता है कि p स्क्वायर इक्वल्स टू 2m के होता है। इसको हम चाहे तो कैलकुलेट भी कर सकते हैं। तो p की जगह हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, अंडर रूट 2m k, है ना। m मास ऑफ द पार्टिकल हो जाएगा और k काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन को आसान करने के लिए हमने इसको किस में कन्वर्ट कर लिया, p को काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में कन्वर्ट कर लिया। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन में बोला गया है कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या है, सेम है। काइनेटिक एनर्जी सबकी सेम है। तो इसका मतलब ये चीज़ कांस्टेंट है, ये चीज़ कांस्टेंट है, ये भी चीज़ क्या है, कांस्टेंट दी हुई है। तो लैम्डा जो होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा अंडर रूट एम के, यानी कि जिसका मास ज़्यादा उसके लिए वेवलेंथ कम। तो सबसे ज़्यादा मास किसका होता है, अल्फा पार्टिकल का। तो अल्फा पार्टिकल का मास सबसे ज़्यादा होता है तो उसकी वेवलेंथ क्या होनी चाहिए, सबसे कम होनी चाहिए। और सबसे कम मास किसका होता है, इलेक्ट्रॉन का। इन चारों में से सबसे कम मास किसका होता है, इलेक्ट्रॉन का। तो इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ क्या होनी चाहिए, सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, तो वही दी हुई है। अच्छा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, अब लगभग प्रोटॉन न्यूट्रॉन का लगभग बराबर मानते हैं, बट क्योंकि ऑप्शन में न्यूट्रॉन का थोड़ा सा ज़्यादा होता है, हल्का सा ज़्यादा होता है, और प्रोटॉन का थोड़ा सा कम होता है। तो कंपैरेटिवली अगर अपन बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा मास ये, फिर से कम ये, फिर से कम, फिर इलेक्ट्रॉन का सबसे कम। तो कंपैरेटिवली अगर हम वेवलेंथ की बात करें तो हमारे पास ये ऑर्डर निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन इसमें हमारे पास सही हो जाएगा, ठीक है। Which of the following figure represent the variation of ln r divided by r naught with ln a। r जो है वो रेडियस दी हुई है, a और न्यूक्लियस का जो है वो मास नंबर दिया हुआ है। r जो है न्यूक्लियस की रेडियस है और जो a है वो मास नंबर दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, उनमें आपको चार ग्राफ शो करने के लिए बोला गया है। तो अब ये ग्राफ जो है वो हमें ln की फॉर्म में दिए हुए हैं, है ना, नेचुरल लॉग की टर्म्स में दिए हुए हैं। तो कैसे निकाल सकते हैं, देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, रिलेशन जो हमें न्यूक्लियस की रेडियस और मास नंबर के बीच में है वो ऐसा कुछ दिया हुआ होता है। मास नंबर और न्यूक्लियस के रेडियस के बीच में जो रिलेशन होगा वो ये होगा। तो r इक्वल्स टू r नोट a की पावर 1/3। r नोट को इस साइड ले लेंगे तो हमारे पास ये सिचुएशन आ जाती है, और दोनों साइड अगर नेचुरल लॉग हम लगा देते हैं तो दोनों साइड अगर हमने नेचुरल लॉग लगाया तो ln r डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, r नोट हो जाएगा। तो एक अब ये 1/3 जो है पावर में है तो ये आगे चली जाएगी, तो ये हमारे पास अब ये रिलेशन जो हो गया। तो बेसिकली इसको अगर मैं क्या लिख सकता हूँ, y लिख सकता हूँ, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, x लिख सकता हूँ, y और x। तो ये रिलेशन जो आएगा ना वो क्या बन जाएगा, y इक्वल्स टू 1/3 x। ये रिलेशन यहाँ पर ऐसे निकल के आ जाए। तो ये किस टाइप का रिलेशन आ रहा है हमारे पास, लीनियर इक्वेशन वाला रिलेशन आ रहा है। तो लीनियर इक्वेशन वाला रिलेशन अगर ये यहाँ पर आ रहा है तो इसका ग्राफ भी कैसा होना चाहिए, लीनियर वाला होना चाहिए। तो ग्राफ जो बन जाएगा हमारे पास वो किस तरह का बनना चाहिए, इस तरह का ये ग्राफ यहाँ पर हमारे पास आ जाना चाहिए, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, ठीक है। हमें बस थोड़ा सा लॉग, नेचुरल लॉग लेके उसको कन्वर्ट करके देखना था, ठीक है। हाँ तो बच्चों अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द लॉजिक ऑपरेशनल परफॉर्म्ड बाय द गिवन सर्किट। बूलियन अलजेब्रा से रिलेटेड है, सेमीकंडक्टर का बहुत, है ना, से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो हमें ऐसा कुछ दिया हुआ है, कुछ सिचुएशन, और हमारे पास
चार ऑप्शन है, एंड गेट, और गेट, नॉर गेट और नैंड गेट। अब ऐसे जब भी क्वेश्चन दे दिए जाते हैं तो उसमें करने के 2-3 तरीके हो सकते हैं। या तो आप 1010 लगा के ट्रुथ टेबल बनाओ और उससे कर लो, है ना। अलग अलग तरीके हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर एक तरीका जो हमने यूज़ किया है इसको सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पर क्या है, ये जो चीज़ है बेसिकली अगर आप बात करोगे तो ये है नोर गेट। अब नोर गेट के इनपुट को अगर ज्वाइन कर दिया जाए या नैंड गेट के इनपुट्स को अगर ज्वाइन कर दिया जाए, नॉर गेट या नैंड गेट के इनपुट्स को अगर ज्वाइन कर देते हैं तो वो नोट की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है? नोट की तरह काम करता है। तो ये भी एक नोट की तरह काम करेगा और ये नीचे वाला जो दिया हुआ है ये भी एक नोट की तरह काम कर रहा होगा। तो देखो यहाँ पर अगर a दिया हुआ है और यहाँ पे, तो यहाँ a दिया है तो यहाँ पर क्या मिलेगा हमें? a बार मिलेगा। इसी तरीके से यहाँ पर b दिया हुआ है तो यहाँ पर क्या मिलेगा? b बार मिलेगा। अब ये b बार और a बार जो है वो किस में एंटर कर रहे हैं? नोर में एंटर कर रहे हैं। किस में एंटर कर रहे हैं? नोर में एंटर कर रहे हैं। तो यहाँ पर a बार, अब इसके लिए अब इस वाली चीज के लिए हम इक्वेशन लिख लेते हैं जो कि यहाँ पर दी हुई है। इस वाली चीज के लिए इक्वेशन लिखेंगे तो क्या होगा? देखो नोर का मतलब क्या हो गया कि पहले तो और ले लो और फिर उसके बाद बार लगा दो। और मतलब पहले ऐड कर दो फिर उसके बाद बार लगा दो। तो ऐड करने के लिए किस चीज को ऐड करना है? a बार और b बार को। तो यहां पर हमने क्या लिया? a बार प्लस b बार, ऐसे कुछ लिया हुआ है। अब और ये हो गया, अब इसके ऊपर क्या लगा दो? नोट लगा देंगे तो ये नोर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर बूलियन अलजेब्रा में हम ये देख सकते हैं कि a बार प्लस b बार जो है इसको अगर हम कन्वर्ट करना चाहें, एक साथ लिखना चाहें, बार को एक साथ लिखना चाहें तो प्लस साइन जो है वो एंड में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि डॉट में कन्वर्ट हो जाता है इस तरीके से। और ऊपर ये, अब ऊपर वाला बार और नीचे वाला बार एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसल आउट कर देंगे। कैंसल आउट कर देंगे तो हमारे पास y इक्वल टू क्या आ जाएगा? a डॉट b निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पर जो y है वो हमारे पास एंड, अब ये a डॉट b आ रहा है, इसका मतलब ये कौन सा गेट हो गया? एंड गेट हो गया। तो हमारे पास जो ऑप्शन है a यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, जो कि क्या दिया हुआ था? एंड गेट ही दिया हुआ था। देखो ये क्या दिया हुआ है? एंड गेट दिया हुआ है। तो ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये बूलियन अलजेब्रा से रिलेटेड क्वेश्चन था। हाँ तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैच एक लिस्ट, दो लिस्ट दी हुई है, एक फर्स्ट लिस्ट दी हुई है और एक सेकंड लिस्ट दी हुई है। फर्स्ट लिस्ट में कुछ यहाँ पर अपने पास फेसिमिलाइल और गाइडेड मीडिया चैनल, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन कुछ टर्म्स दी हुई है, उनको हमें मैच करना है किसके साथ? सेकंड वाली लिस्ट के साथ। तो सेकंड वाली लिस्ट में स्टैटिक डॉक्यूमेंट, इमेज, लोकल ब्रॉडकास्ट, रेडियो, रेक्टेंगुलर वेव, ऑप्टिकल फाइबर ऐसे दिया हुआ है। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर चेक करना है। तो देखो यहाँ अगर अपन बात करें तो गाइडेड मीडिया चैनल, अब देखो इसमें से कुछ हो सकता है, आप जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए ना तो हमें ये चेक करना है कि हमें कौन कौन सी चीज़ें मिल रही है वहाँ पर। कई बार हो सकता है कि कोई ऑप्शन आपको पता ना हो कि कौन सी चीज़ से रिलेटेड है, तो उसमें आपको यहाँ पर जो जो ऑप्शन आपको मैच करते जा रहे हैं उनके साथ मैच यहाँ पर बनाते जाओ। जैसे डिजिटल सिग्नल की बात करें तो डिजिटल सिग्नल कुछ इस तरीके का होता है 1010, तो उसको हम रेक्टेंगुलर वेव में रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि जो डिजिटल सिग्नल है वो तो रेक्टेंगुलर वेव का होना चाहिए। उसके बाद गाइडेड मीडिया चैनल, अब गाइडेड मीडिया चैनल मतलब जो भी हम प्रोवाइड करवा रहे हैं, जैसे इंटरनेट प्रोवाइड करवा रहे हैं या जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है या जो भी चीज़ मैसेज ट्रांसफ़र किया जा रहा है वो मैसेज एक गाइडेड मीडिया के चैनल के द्वारा किया जा रहा है। तो इन सारी चीज़ों में से जो ऑप्टिकल फाइबर है वही गाइडेड होती है ना। लोकल ब्रॉडकास्ट रेडियो तो नहीं होगा, रेडियो में तो क्या होता है सब जगह फैला दिया जाता है और जो जो रेडियो जिन्होंने चला रखा होगा वो उसे सुनते रहेंगे। लेकिन ऑप्टिकल फाइबर में जिसके पास ऑप्टिकल फाइबर जा रही होगी उसी के पास जाएगा। तो इसका मतलब गाइडेड मीडिया चैनल में ये वाला हो गया। अब देखो मेरे पास दो ऑप्शन मुझे मिल गए कि एक तो ये वाला हो गया और एक ये। अब फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन जो है बेसिकली तो एफएम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, एफएम कार वगैरह में भी चलता है एफएम। तो वो एफएम क्या होता है, जहाँ पर भी एफएम स्टेशन लगाया हुआ होता है जहाँ से भी, तो वो क्या करते हैं अपने यहाँ से जो ट्रांसमिट कर देते हैं पूरी वेव्स को, तो वो ब्रॉडकास्ट करते हैं। जब एक जगह से सब जगह पूरी तरफ बिना तारों के बिना उसके बस एक हवा में ब्रॉडकास्ट कर दिया जाता है। तो इसका मतलब एफएम जो मॉड्यूलेशन होता है, लोकल ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम जो होता है वो किसका यूज़ करते हैं? फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। तो ऑब्वियस सी बात है लास्ट में क्या बच जाएगा?
ये वाला किसके साथ, इसके साथ मैच होता हुआ बच जाएगा। तो ऑप्शंस अपने पास दिए हुए हैं ऐसे ही कुछ। तो फर्स्ट ए वाला जो है वो किसके साथ मैच कर जाएगा, फर्स्ट वाले के साथ। बी वाला किसके साथ मैच कर रहा है, फोर्थ वाले के साथ। सी वाला मैच कर रहा है सेकंड वाले के साथ, और डी वाला मैच कर रहा है थर्ड वाले के साथ। इस हिसाब से इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए, बी। यही हमने दिया हुआ होगा, देखो इसी तरीके से। तो इसमें कोई ऐसा था नहीं, एक सिंपल सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, ठीक है। तो अगर आपने इसकी थ्योरी पढ़ी है तो आप इसको आराम से कर सकते हैं, ठीक है। चलो अगला। हाँ तो बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ एन रिप्रेजेंट द एक्चुअल नंबर ऑफ डिफ्लेक्शन इन कन्वर्टेड गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस G and shunt resistance S, then the total current I when its figure of merit is K will be। तो हमारे पास क्या बोला गया, ऑप्शंस देख लेते हैं। इस तरीके से कुछ ऑप्शन दिए हुए। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर में एन जो है उसके अंदर डिफ्लेक्शन एक्चुअल में रिप्रेजेंट कर रहा है। डिफ्लेक्शन का मतलब क्या हो गया, उसके अंदर कितने डिवीजन होंगे। गैल्वेनोमीटर में डिवीजन हो सकते हैं इस तरीके से, अगर दिया हुआ है तो उसके अंदर जो भी गैल्वेनोमीटर होगा तो यहाँ पर कई सारे डिवीजन बने होंगे। तो कितने डिवीजन होंगे ये हमें यहाँ पर दिया जा रहा है कि इतने डिवीजन इसके अंदर हो सकते हैं, इस तरह के इसमें डिवीजन हो सकते हैं। नाउ अब ये बोल रहा है कि इस गैल्वेनोमीटर को अगर हम शंट रेजिस्टेंस लगाकर कन्वर्ट कर दें। अब शंट रेजिस्टेंस, क्योंकि देखो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस इन्होंने जी बोला गया है, अब शंट रेजिस्टेंस लगाकर, शंट कितना एस। शंट का मतलब बेसिकली होता क्या है, शंट का मतलब होता है कि उसके पैरेलली हमें एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया। तो शंट रेजिस्टेंस हमने लगाया तो जो टोटल करंट होगा आई वो कितना होगा वो हमें बताना है। अगर फिगर ऑफ मेरिट कितनी है के। अब फिगर ऑफ मेरिट का मतलब क्या होता है, फिगर ऑफ मेरिट का मतलब बेसिकली यहाँ पर अगर हम बात करें तो फिगर ऑफ मेरिट का मतलब बेसिकली क्या होता है, किसी भी गैल्वेनोमीटर में यहाँ पर फिगर ऑफ मेरिट होती है K डिवाइडेड बाई K इक्वल्स टू जो होता है वो होता है I डिवाइडेड बाई एन, यानी कि टोटल करंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिफ्लेक्शन या नंबर ऑफ डिवीजन, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पर फिगर ऑफ मेरिट को रिप्रेजेंट करती है। तो आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन अपन कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले बात, हमारे पास इस तरह का कुछ डायग्राम दिया हुआ है, ये इस तरह का कोई डायग्राम हमारे पास गिवन है। तो ये गैल्वेनोमीटर है। अब गैल्वेनोमीटर में से तो फिक्स करंट ही जाएगा IG, जब अगर हमने उसको कन्वर्ट नहीं किया था तो उससे तो IG जाएगा। जब शंट रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया तो मैक्सिमम करंट I हम ट्रांसफर करवा सकते हैं। इस I में से सिर्फ IG ही गैल्वेनोमीटर में जाएगा और बाकी जो बचा हुआ करंट है I माइनस IG वो शंट से पास हो रहा होगा, है ना, क्योंकि शंट लगाया ही इसीलिए जाता है ताकि उसकी कैपेसिटी हम बढ़ा सकते हैं। अब एक चीज हमें पता है कि यहाँ पर इसके अक्रॉस पोटेंशियल और इस शंट के अक्रॉस जो पोटेंशियल है ये दोनों बराबर होने चाहिए। पोटेंशियल क्योंकि पैरेलल है, पोटेंशियल बराबर होने चाहिए। तो कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर ये K जो है फिगर ऑफ मेरिट अपन ने ले ही लिया है, ठीक है। तो शंट रेजिस्टेंस यहाँ पर बराबर होनी चाहिए, उसी का हम यूज करने वाले हैं। तो अब देखो सबसे पहले अपन को यहाँ पर ये दिया हुआ है जो है उसको यूज कर लेते हैं फिगर ऑफ मेरिट के। तो क्या हो जाएगा I डिवाइडेड बाई एन। अब यहाँ IG क्या है, IG का मतलब बेसिकली यहाँ पर है जब गैल्वेनोमीटर था तो गैल्वेनोमीटर में मैक्सिमम कितना करंट मेजर किया जा सकता है उसको हम क्या बोल रहे हैं IG, यानी कि टोटल करंट डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ डिवीजन। तो n डिवीजन यहाँ पर दिए हुए। तो IG की वैल्यू हमारे पास कितनी निकल कर आ जाएगी, n इंटू के निकल कर आ जाएगी। IG की वैल्यू यहाँ पर क्या निकल कर आ जाने वाली है, n इंटू के निकल कर आने वाली है। अब क्या हुआ, जैसे ही हमने शंट रेजिस्टेंस लगाया तो करंट की वैल्यू तो बढ़ गई होगी। अब करंट की वैल्यू बढ़ गई, कितनी हो गई, I हो गई। अब नया करंट जो आ रहा है उसके हिसाब से जब हमने इक्वेशन लिखी तो हमारे पास आया IG इंटू जी, I माइनस IGS। सोल्व करेंगे इसको तो हमारे पास I की वैल्यू जो निकल कर आती है वो आती है IG इंटू जी प्लस एस ब्रैकेट डिवाइडेड बाई एस। अब क्योंकि हमें IG की वैल्यू लिखनी है, यहाँ पर IG की तो कोई वैल्यू दी नहीं है, उसको तो हमें K और N की टर्म्स लिखना है। तो IG की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, N इंटू के यहाँ पर लिख सकते हैं। तो N इंटू के यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास जो करंट निकल कर आया वो कितना निकल कर आया, जी प्लस एस डिवाइडेड बाई एस इंटू
एन के। तो इस हिसाब से हमारे पास जो ऑप्शन बन रहा है वो कौन सा ऑप्शन बन जाएगा यहाँ पर, डी ऑप्शन। ये देखो यहाँ पे डी ऑप्शन हमारे पास ये ऑप्शन बन जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा था गैल्वेनोमीटर से रिलेटेड क्वेश्चन, थोड़ा सा हल्का सा मॉडरेट से थोड़ा सा हल्का ज़्यादा सोचने वाला क्वेश्चन दिया हुआ था। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। तो अगला क्वेश्चन है बच्चों, ऐसा कुछ दिया हुआ है। ये क्वेश्चन जो अब अगले जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सारे इंटीजर टाइप क्वेश्चंस हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप क्वेश्चंस है। इसमें कोई ऑप्शन नहीं दिया जाता है, सिर्फ हमें न्यूमेरिकल वैल्यू दी जाएगी, मतलब कैलकुलेशन करके उसके अकॉर्डिंग आंसर करना है। तो क्वेश्चन दिया हुआ है z इक्वल्स टू a स्क्वायर एक्स क्यूब वाई की पावर 1/2, वेयर a तो कांस्टेंट दिया हुआ है और x और y में जो परसेंटेज एरर दी हुई है वो 4% एंड 12% दी हुई है रेस्पेक्टिवली। हमें z में कितनी परसेंटेज एरर होगी उसी को कैलकुलेट करना है। तो आइए देखते हैं कैसे। तो हमारे पास सिचुएशन ऐसी कुछ दी हुई है कि z जो दिया हुआ है यहाँ पर a कांस्टेंट दिया हुआ है। अब यहाँ पर क्योंकि परसेंटेज एरर जो है वो छोटी है तो यहाँ पर हम एरर वाले मेथड यूज़ कर सकते हैं, ये वाला। ठीक है, तो हम यहाँ पर जब भी हमें कांस्टेंट दिया हुआ है, एक a तो कांस्टेंट दिया हुआ है, तो z में एरर बतानी है परसेंटेज एरर और x और y में परसेंटेज एरर गिवन है। तो हम यहाँ पर रिलेटिव और परसेंटेज एरर वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। वो क्या हो जाता है, डेल्टा z डिवाइडेड बाई z। ठीक है, अब यहाँ पर क्योंकि a स्क्वायर तो कांस्टेंट है तो उसमें तो कोई एरर होगी नहीं, तो यहाँ पर 3 डेल्टा x डिवाइडेड बाई x प्लस 1/2 डेल्टा y डिवाइडेड बाई y हो जाएगा, जो कि लिखा हुआ भी है। देखो यहाँ पर डेल्टा a डिवाइडेड बाई a इंटू 100 प्लस 3 डेल्टा x बाई x, जो पावर होती है उसको हम कहाँ लिख देते हैं, आगे की तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से किया। अब क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा क्योंकि उन्होंने बोला है कि ये क्या है, कांस्टेंट है, तो ये 0 हो गया। इसकी वैल्यू भी गिवन है, इसकी वैल्यू भी गिवन है, इन सब की वैल्यू गिवन है। वैल्यूज पुट करी हमने डेल्टा x बाई x इंटू 100, तो ये क्या हो गया, 4 हो गया है। इसके बाद डेल्टा y बाई y इंटू 100, ये क्या हो गया है, 12 हो गया है। उन्होंने बोला है 12 क्वेश्चन में। ठीक है, तो क्वेश्चन में बोला गया है, तो यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे ये 0 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, इससे ये कैंसिल आउट होगा। 6 सॉल्व करते हैं तो हमारे पास कितनी वैल्यू आ जाएगी, 18% यहाँ पर इसकी वैल्यू निकल कर आ जाएगी। तो z का जो परसेंटेज एरर आ रहा था वो 18 था, तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाँ तो बच्चों अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अ कर्व in a level road has a radius 75 meter. The maximum speed of the car turning this curved road can be 30 मीटर पर सेकेंड। एक 75 रेडियस का टर्न दिया हुआ है, उस पर स्पीड जो मैक्सिमम हो सकती है वो कितनी दे रखी है, 30 मीटर पर सेकेंड दी हुई है। ठीक है, विदाउट स्किडिंग इफ द रेडियस, मतलब स्किड नहीं कर रही है वो, इफ रेडियस ऑफ कर्व रोड इज चेंज टू 48 मीटर। अब रेडियस को हमने चेंज करके कितना कर दिया है, 48 मीटर कर दिया है ना, यानी कि डिक्रीज कर दिया है। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टायर, जो कोफिशिएंट है फ्रिक्शन का और टायर्स के बीच में वो कांस्टेंट है, उसको चेंज नहीं कर रहे हैं, बस रेडियस को चेंज कर रहे हैं। तो वेलोसिटी या स्पीड पर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो देखो ये क्वेश्चन है सर्कुलर मोशन से रिलेटेड, बैंकिंग ऑफ रोड से रिलेटेड। व्हीकल जब किसी टर्न पर घूमते हैं तो टर्न पर घूमते हैं तो वहाँ पर फ्रिक्शन जो होता है उनको टर्न लेने में हेल्प करता है। फ्रिक्शन जब टर्न लेने में हेल्प करता है मतलब फ्रिक्शन वहाँ पर सेंटीपिटल फोर्स का क्या कर रहा होगा, काम कर रहा होगा। तो अगर इसको अपन सॉल्व करें तो हमारे पास फॉर्मूला होता है v इज इक्वल्स टू अंडर म्यू आर जी। 3 फॉर्मूले बेसिकली हम यहाँ पर पढ़ते हैं, एक तो फ्रिक्शन की वजह से सिर्फ, है ना, और एक होता है ये वाला फॉर्मूला v इज इक्वल्स टू अंडर आर जी टेन थीटा, और एक मैक्सिमम और मिनिमम वाला फॉर्मूला भी होता है जिसमें हम v इज इक्वल्स टू वी मैक्सिमम जब लिखते हैं तो v मैक्सिमम जिसमें फ्रिक्शन भी काम में आ रहा होता है और जो स्लाइड बैंकिंग है वो भी काम में आ रही होती है, बट यहाँ पर सिर्फ फ्रिक्शन को ही यूज़ कर रहे हैं टर्न करने के लिए, तो सिर्फ अपना उसी से काम चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ दी हुई है। अब इन्होंने बोला है कि म्यू तो वही रखो, जी भी वही रखो, तो जो v होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, अंडर रूट आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा अंडर रूट आर के। ठीक है,
अब अंडर रूट आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो फाइनल वेलोसिटी v2 डिवाइडेड बाई v1 इक्वल्स टू अंडर रूट r2 डिवाइडेड बाई r1। फाइनल वेलोसिटी निकालनी है। फाइनल जो फाइनल रेडियस है वो कितनी हो गई, 48 हो गई। उसके पहले यहाँ पर कितनी आ जाएगी, 75 आ जाएगी, जो गिवन है 75 यहाँ पर रेडियस जो है इसकी गिवन है। तो यहाँ से इससे कैंसिल आउट कर देंगे, 3 से 3 को कैंसिल आउट कर देंगे। तो हमारे पास इसको अब रूट से बाहर निकालेंगे तो v2 की जो वैल्यू आएगी यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो कितना निकल कर आ जाएगा, 24 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। तो ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन दिया हुआ था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 24 आ जाएगा। ठीक है बच्चों। हाँ तो बच्चों अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो बोला गया है अ ब्लॉक ऑफ मास 200 ग्राम इज केप्ट स्टेशनरी ऑन स्मूथ इंक्लाइन प्लेन बाय अप्लाइंग अ मिनिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स एफ। एक एफ हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाई किया गया है, ठीक है, जिसकी वैल्यू इन्होंने अंडर रूट एक्स बाई एन दिए हुए। तो हमें क्या बोला गया है, इस तरह से सिचुएशन दी हुई है डायग्राम में, 60 डिग्री के इंक्लाइन प्लेन पर रखा हुआ है, ब्लॉक पर एक एफ फोर्स लगाया है, ब्लॉक का मास है 200 ग्राम, तो यानी कि 0.2 यहाँ पर केजी हो जाएगा। तो हमें क्या बताना है कि ये रेस्ट पर है, रेस्ट पर है तो इसका मतलब इस पर नेट फोर्स क्या होना चाहिए, 0। अच्छा ये स्लाइड होता तो कहाँ होता, नीचे की तरफ स्लाइड होता, इसका मतलब जो नेट फोर्स है इस पर 0 हो जाने चाहिए। तो देखो कैसे करेंगे, हमारे पास इसका फ्री बॉडी डायग्राम हम बना लेते हैं। तो mg जो होगा, mg का अगर कंपोनेंट लेता हूँ तो एक कंपोनेंट तो हम इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर ले लेंगे जो कि होगा mg cos थीटा, और दूसरा कंपोनेंट जो हम लेंगे वो लेंगे इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल की डायरेक्शन में जो कि होगा mg sin थीटा। एक तो mg cos थीटा हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा, mg sin थीटा यहाँ पर आ जाएगा। अब क्योंकि अगर सिर्फ mg लग रहा होता तो ये ब्लॉक नीचे स्लाइड कर जाता, बट इसको स्लाइड करने से रोकने के लिए f लगाया गया है। तो f का भी एक कंपोनेंट जो हमें कंपोनेंट लेने पड़ेंगे, वो कंपोनेंट हमें कैसे लेने पड़ेंगे, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, और दूसरे हमें लेने पड़ेंगे पैरेलल इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल वाली डायरेक्शन में। तो दो कंपोनेंट, तो ये एंगल 60 है तो ये भी 60 हो जाएगा। तो इसका एक कंपोनेंट बना f cos 60 और दूसरा बना f sin 60। अब क्योंकि ये स्लाइड होने से बचाना है, तो यहाँ पर f cos 60 जो होगा वो mg sin 60 को क्या कर रहा होगा, बैलेंस कर रहा होगा। तो बैलेंस करवा देते हैं भाई। तो f cos 60 इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, mg sin 60 बन जाएगा। ठीक है, तो cos 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2, और sin 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। mg, m कितना है, 200 ग्राम दिया हुआ था, 200 ग्राम को ग्राम के जी में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा, 0.2 इंटू 10। तो यहाँ पर इसको लिखेंगे तो 2 इंटू √3/2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे ये गया। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम पूरा सॉल्व करते हैं तो f की वैल्यू आती है 2√3 यहाँ पर ये वैल्यू निकल कर आ जाएगी। अब क्योंकि क्वेश्चन में f को बोला गया है √x न्यूटन, तो x की वैल्यू निकालनी, तो दोनों साइड f की जगह √x लिख लो। ठीक है, दोनों साइड स्क्वायर कर दो, स्क्वायर कर दोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 इंटू 3 इंटू क्या हो जाएगा, 12। तो इसका मतलब जो यहाँ पर x की वैल्यू है वो कितनी आनी चाहिए, 12 आनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों। हाँ तो बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ 4 बॉडीज हैविंग सेम मास m एंड रेडियस 2r एज फॉलो। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ये वैल्यूज दी हुई है कि जो मास है उसका कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ 4 बॉडीज हैविंग सेम मास m एंड रेडियस 2r एज फॉलो है। तो a जो है I1 जो दिया हुआ है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है किसका, सॉलिड स्फीयर का अबाउट, और I2 जो दिया हुआ है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है सॉलिड सिलेंडर का, और I3 जो दिया हुआ है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है सॉलिड सर्कुलर डिस्क का, और I4 जो दिया हुआ है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है थिन सर्कुलर रिंग का अबाउट इट्स डायमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये कुछ इक्वेशन दी हुई है, इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करके लिखना है। तो क्या बन जाएगा, 2I2 + I3 + I4 इक्वल्स टू xI1 हमें यहाँ पर लिखना है। तो x की वैल्यू हमें यहाँ पर कैलकुलेट करनी है कि x की वैल्यू क्या होगी।
तो आइए देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको अगर सॉल्व करते हैं तो देखो कैसे सॉल्व की जा सकती है। अगर I1 की वैल्यू यहाँ पर जो दी हुई है, I1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2/5 mr। जो I1 है सॉलिड स्फीयर था, सॉलिड स्फीयर की वैल्यू कितनी आ रही थी 2/5 mr²। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर I2 जो दिया हुआ है, I2 जो दिया हुआ था वो क्या दिया हुआ था, सॉलिड सिलेंडर दिया हुआ था। तो सॉलिड सिलेंडर दिया हुआ था, तो सॉलिड सिलेंडर में के लिए mr²/2। I3 के लिए हमें डिस्क दी हुई थी जो कि डायमीटर के अबाउट निकालना था, तो कितना हो जाएगा mr²/4। और I4 जो दिया हुआ है वो रिंग दी हुई थी, रिंग की डायमीटर के अबाउट, तो mr²/2। इक्वेशन में वैल्यूज हमने पुट करी है ना, mr²/2 प्लस mr²/4। इसको कैलकुलेट करेंगे तो सब जगह से r² कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारे पास जो एट द लास्ट आंसर बचेगा 2mr²। ठीक है, और इधर कितना आ रहा है 2x/5 mr²। mr² से mr² कैंसिल आउट हो जाता है, तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, x की वैल्यू जो आएगी वो 5 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। तो इसका जो आंसर आने वाला है वो कितना आ जाएगा, 5 आने वाला है। ठीक है, तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड क्वेश्चन था। अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, इक्वेशन में वैल्यूज पुट करनी थी जो भी हमें इक्वेशन दी हुई है, और x की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, हाँ तो बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, टू सैटेलाइट्स S1 and S2 आर रिवॉल्विंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड अ प्लेनेट विद रेडियस R1 3200 किलोमीटर और R2 800 किलोमीटर। ठीक है, रेस्पेक्टिवली। मतलब दो सैटेलाइट्स हैं जो अर्थ के चारों तरफ क्या कर रही हैं, रिवॉल्व कर रही हैं। अर्थ है और इसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रही है, एक इसमें और एक इस वाले में। ये अर्थ है और इसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रही है। एक की रेडियस क्या है R2 है और एक की रेडियस यहाँ पर क्या दी हुई है R1 है। R1 ज़्यादा है, R2 कम है। हमें बताना है कि यहाँ पर सैटेलाइट की स्पीड का रेशो क्या होगा। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी जो होती है वो ऑर्बिटल वेलोसिटी अपन को पता है, क्या लिखते हैं अपन, √g। ऑर्बिटल वेलोसिटी की अगर हम बात करें तो ऑर्बिटल वेलोसिटी जो आएगी हमारे पास, जो ऑर्बिटल वेलोसिटी रहती है वो कितनी बनती है, v = √gm/r। इस तरीके से आती है। तो बस उसी तरीके से हमें सॉल्व करना है। तो देख करते हैं एक बार इसका सॉल्यूशन। v √gm/r v। तो यहाँ पर g और m, तो m तो प्लेनेट का मास होता है जिसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे होते हैं, तो वो तो कांस्टेंट है। तो क्या चेंज होगा, r चेंज होगा। तो v इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, √r हो जाएगा। अब दोनों के लिए रेडियस, दोनों ऑर्बिट के लिए रेडियस दी हुई है ना, तो रेशियो ही अपन को निकालना है। तो R2 डिवाइडेड बाई R1, तो V1 डिवाइडेड बाई V2 क्या होगा, √R2 डिवाइडेड बाई R1, क्योंकि इनवर्स है। तो 800 डिवाइडेड बाई 3 3200, 0 से 0 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/4 बचेगा, 1/2। तो 1/2। अब इन्होंने बोला है कि जो रेशो है वो 1/x है, 1/x है, तो 1/2 = 1/x। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो हमारे पास जो इसका आंसर आने वाला है वो कितना आने वाला है, 2 इसका आंसर आने वाला है। ठीक है बच्चों, हाँ तो बच्चों अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि व्हेन अ गैस फिल्ड इन अ क्लोज वेसल इज हीटेड बाय रेजिंग the temperature by 1 degree Celsius, its pressure increase by 0.4% than initial temperature of the gas। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि क्लोज वेसल, क्लोज वेसल आ गया, इसका मतलब हमें समझ जाना चाहिए कि यहाँ पर जो वॉल्यूम है वो क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट वॉल्यूम है। तो इसका मतलब P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T आ जाएगा। कैसे, PV = nRT, ये कांस्टेंट है तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, टेम्परेचर हो जाएगा। टेम्परेचर में चेंज करोगे प्रेशर चेंज होगा, प्रेशर में चेंज करोगे टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। तो हमें क्या बताना है, इनिशियल टेम्परेचर बताना है। तो देखो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, अगर हम बात करें इसमें, तो अब देखो कैसे बन सकता है, देखिए तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखो डेल्टा टी हमें टेम्परेचर में चेंज जो दिया है वो 1 डिग्री सेल्सियस। अब एक चीज़ छोटी सी ध्यान रखनी है, जो डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर में जो चेंज है वो डिग्री सेल्सियस का लो चाहे केल्विन का लो, वो क्या होता है, बराबर ही होता है। ठीक है,
तो अब यहाँ पर P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T है, तो अपन यहाँ पर लिखेंगे चेंज इन प्रेशर इक्वल टू हो जाएगा चेंज इन टेम्परेचर के। तो डेल्टा P डिवाइडेड बाई P इंटू 100 इक्वल्स टू डेल्टा T डिवाइडेड बाई T इंटू 100। ठीक है, ये क्वेश्चन में गिवन है, ये चीज क्वेश्चन में गिवन है। तो हमारे पास 0.4 इक्वल्स टू क्या हो गया 1/T इंटू 100 यहाँ पर आ गया है। अब डेल्टा टी की जगह जो मैंने 1 लिखा है और नीचे जो T है ये किस में है, यहाँ पर हमने जो लिखा हुआ है T ये आ रहा है केल्विन में। ये चीज़ ध्यान रखना कि हमें जो यहाँ पर रिलेशन दिया हुआ होता है इसमें टेम्परेचर हमेशा किस में लेना होता है, केल्विन में लेना होता है। तो यहाँ पर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 100 डिवाइडेड बाई 0.4, तो T की जो वैल्यू आ जाएगी वो 250 केल्विन निकल कर आएगी। कितनी निकल कर आएगी, 250 केल्विन निकल कर आ जाएगी। तो टेम्परेचर की जो वैल्यू आएगी वो 250 केल्विन निकल कर आ जाएगी। ये चीज़ का ध्यान रखना है, ये डिग्री सेल्सियस में नहीं आता है, कई बार हमें कन्फ्यूज़न हो जाता है। यहाँ पर ये किस में ही आएगा, केल्विन में। अगर डिग्री सेल्सियस में आंसर पूछा जाता तो 273 से फिर माइनस कर देते। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास 250 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाँ तो बच्चों अगला क्वेश्चन देखो। 27 identical drops are charged at 22 volt each. They combine to form a bigger drop. The potential of the bigger drop will be. देखो क्या दिया हुआ है, अच्छा क्वेश्चन है। 27 छोटी छोटी सी ड्रॉप्स दी हुई है ना, और सबकी रेडियस भी एक जैसी है, और हर एक ड्रॉप का जो पोटेंशियल है वो कितना दिया हुआ है, 22 वोल्ट दिया हुआ हर एक वोल्ट ड्रॉप का पोटेंशियल। ठीक है, अब यहाँ पर हमें उसको मिला के उन सारी की सारी 27 जो ड्रॉप्स है ना उनको मिला के क्या बनाया गया, एक बड़ी सी ड्रॉप बना दी। अब एक बड़ी सी ड्रॉप बना दी तो कौन कौन सी चीज़ें कंजर्व रह सकती है भाई, 27 वो जो ड्रॉप्स है उनका मास, और जो एक बड़ी ड्रॉप है उसका मास कंजर्व रहेगा। ठीक है, वॉल्यूम कंजर्व रहेगा और चार्ज कंजर्व रहेगा। तो अगर हमें बड़ी ड्रॉप का पोटेंशियल निकालना है तो हमें बड़ी ड्रॉप का पोटेंशियल निकालने के लिए तो बड़ी ड्रॉप पर टोटल चार्ज चाहिए। तो टोटल चार्ज तो हमें पता है कि भाई जितनी भी 27 ड्रॉप्स है उनके चार्ज के बराबर ही हो जाएगा। अब रेडियस, वॉल्यूम कितना, रेडियस कितनी होगी वो अपन को निकालना पड़ेगा। तो देखो कैसे कर देंगे, यहाँ पर ऐसा दिया हुआ है छोटी छोटी सी ड्रॉप से इसको एक बड़ी ड्रॉप में कन्वर्ट किया। जब हमने छोटी छोटी ड्रॉप एक बड़ी ड्रॉप में क्या हो रही है, यहाँ पर कन्वर्ट हो रही है। तो अब देखो ड्रॉप्स कितनी हैं, 27 ड्रॉप्स है, रेडियस कितनी है, स्मॉल r है, हर एक ड्रॉप पर चार्ज कितना है, q मान लेते हैं, हमें नहीं पता, मान लेते हैं q। ठीक है, अब एक चीज़ हमें पता है कि जो टोटल वॉल्यूम है वो तो कंजर्व रहेगा। तो स्टार्टिंग में वॉल्यूम, एक ड्रॉप का वॉल्यूम कितना होगा, 4π/3 r³। ये एक ड्रॉप का, कितने ड्रॉप से टोटल 27 बनी, किसमें, एक बड़ी ड्रॉप में बनी। तो हर बड़ी ड्रॉप का रेडियस कितना हो जाएगा, यहाँ पर ही हो जाएगा कैपिटल R। तो फाइनल वॉल्यूम कितना बन गया, एक ड्रॉप का 4π/3 कैपिटल R³। यहाँ से हमें स्मॉल r3 और कैपिटल R के बीच में एक रिलेशन मिल गया। वो रिलेशन कितना है यहाँ पर, 3r इक्वल्स टू कैपिटल R, ये वाला हमारे पास रिलेशन आ गया। अब जो स्मॉल ड्रॉप है उसके बारे में एक और जानकारी दी गई है। क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है कि जो स्मॉल ड्रॉप है उसका वोल्टेज है 22। तो 22 वोल्ट किसके बराबर हो जाएगा, के स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाय। अब देखो स्फेरिकल ड्रॉप जो होती है, स्फेयर जो होते हैं उनका पोटेंशियल क्या होता है, के क्यू डिवाइडेड बाई आर। तो ये के दिया हुआ है, क्यू दिया है और डिवाइडेड बाई आर दिया है। तो 22 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, के क्यू डिवाइडेड बाई आर, एक ये हमारे पास बन गया। अब बड़ी ड्रॉप का पोटेंशियल निकालना है, बड़ी ड्रॉप का पोटेंशियल निकालना है तो बड़ी ड्रॉप के लिए भी तो वही होगा फॉर्मूला, क्या हो जाएगा, के टोटल चार्ज डिवाइडेड बाई रेडियस। तो टोटल चार्ज कितना है 27q और रेडियस कितनी है r। अब 27q, चलो ये लिख लिया, स्मॉल r, कैपिटल R और स्मॉल r के बीच में रिलेशन है तो कैपिटल R को हमने क्या लिख दिया, 3r। ठीक है, इससे ये कैंसिल आउट हो गया 9 टाइम्स। अब देखो इसको सॉल्व करके लिखा हमने, थोड़ा अरेंज करके लिखा तो 9 इंटू ब्रैकेट में आ जाएगा के क्यू डिवाइडेड बाई स्मॉल r। ये के क्यू डिवाइडेड बाई स्मॉल r क्या है, छोटी वाली ड्रॉप का पोटेंशियल जो कि कितना है 22। इक्वेशन नंबर से हम 1 से हमने यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी। तो 9 इंटू 22 मल्टीप्लाई करेंगे तो नया जो पोटेंशियल आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 198 पोटेंशियल आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर वोल्टेज कंजर्व नहीं रहता है, उसकी ये वैल्यू यहाँ पर निकल कर आ गई है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर इसका जो आंसर आने वाला है वो 198 आने वाला है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी सारी चीज़ें सिखाता भी है,
ठीक है। तो यहाँ पर इसमें बहुत सारी चीज़ें हमने देखी कि चार्ज कंजर्व रहेगा, वॉल्यूम कंजर्व रहेगा, मास कंजर्व रहेगा, बट पोटेंशियल कंजर्व नहीं रहेगा। और इसका आंसर हमारे पास क्या रहने वाला है, 198 रहने वाला है। ठीक है, आई होप क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। हाँ तो बच्चों अगला क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ गिवन सिलेंडर वायर, सिलेंड्रिकल वायर इज इंक्रीज टू डबल ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ, द परसेंटेज इंक्रीज इन द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। क्या बोला गया है, एक वायर है जो सिलेंड्रिकल शेप का है, इस तरह का कुछ दिया हुआ है, ठीक है, सिलेंड्रिकल शेप का दिया हुआ है, इसका एरिया कुछ होगा, ठीक है, इसकी लेंथ कुछ होगी, तो जो रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, एल स्क्वायर, क्योंकि लेंथ को ही चेंज कर रहे हैं अपन, इन्होंने बोला है कि लेंथ को चेंज कर दो, तो यहाँ पर आर में कितना चेंज आ जाएगा वो हम देखते हैं। तो कैसे होगा, देखो ये चीज हमें पता है कि इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, एल स्क्वायर है। अब फाइनल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, R2 डिवाइडेड बाई R1 इक्वल्स टू 2L का स्क्वायर डिवाइडेड बाई L स्क्वायर। ठीक है, 2L क्यों लिखा, क्योंकि फाइनल लेंथ को डबल कर दिया है, खींच के डबल किया है, ये चीज का ध्यान रखना, एलोंगेट करके डबल किया है। तो फाइनल रेजिस्टेंस जो आएगा वो पहले वाले रेजिस्टेंस का 4 टाइम्स हो गया है। कितने टाइम्स हो गया है, 4 टाइम्स यहाँ पर हो गया है। तो R2 इक्वल्स टू 4R1 हो गया। अब हमें क्वेश्चन में पूछा गया है परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस, तो परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, डेल्टा R डिवाइडेड बाई R1 इंटू 100। तो फाइनल रेजिस्टेंस माइनस इनिशियल रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाई R1 इंटू 100, तो क्या बन गया 4R1 माइनस R1, ये अभी निकाला हमने, 4R1 माइनस R1 डिवाइडेड बाई R1 इंटू क्या हो गया है 100। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना बन जाएगा 300%। अब 300% का मतलब ये नहीं है कि गलत आंसर है, नहीं, 300% का मतलब है क्योंकि वो जितनी वैल्यू थी उससे बहुत ज़्यादा बढ़ गया है ना। अगर 100 से कम आता इसका मतलब है कि जो वैल्यू है उसकी ओरिजिनल वैल्यू से ज़्यादा नहीं बन पाई है, मतलब उतना बड़ा नहीं है, बट यहाँ पर 300 हो सकता है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। ठीक है, चलो हाँ तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिया है ये भी एक LCR AC से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें LCR सर्किट दिया हुआ है, इंडक्टेंस जो है और L जो है वो 100 मिली हेनरी दिया हुआ है, कैपेसिटेंस दिया हुआ है 100 माइक्रोफैरेड, रेजिस्टेंस दिया हुआ है 10 ओम और सारे सीरीज में कनेक्टेड है। तो हमें यहाँ पर अप्रॉक्सीमेट वैल्यू बतानी, करंट की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू क्या रहने वाली। तो करंट की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालेंगे तो कैसे निकाल सकते हैं, सिंपल सी चीज़ है कि भाई यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, पोटेंशियल दिया। अच्छा, ये जो पोटेंशियल है ये कौन सा है, RMS वैल्यू दी हुई है, RMS वैल्यू दी हुई है। तो हम यहाँ पर निकालने के लिए क्या करेंगे, I की वैल्यू निकालने के लिए VRMS डिवाइडेड बाई Z करेंगे। Z मतलब क्या हो जाता है, इम्पिडेंस। अब इम्पिडेंस निकालना है यहाँ पर, तो इम्पिडेंस निकालने के लिए XC भी चाहिए, XL भी चाहिए, एक फेजर डायग्राम बन जाए तो काम आसान हो जाएगा। तो देखते हैं, आ जाओ। तो यहाँ पर ये कुछ डायग्राम ऐसे दिया हुआ है, इस डायग्राम में L की वैल्यू हमें पता है, XL की वैल्यू क्या हो जाएगी ओमेगा L, ओमेगा को क्या लिख सकते हो 2 पाई FL, F अपन को दिया हुआ है यहाँ पर 50 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज की वैल्यू पुट करी, 2 पाई 50 इंटू 100 इंटू L की वैल्यू पुट करी, कैलकुलेशन करते हैं तो हमारे पास ये वैल्यू कितनी निकल कर आ जाती है, 31.4 ओम निकल कर आती है। अब C जो दिया हुआ है तो C से रिलेटेड रिएक्टेंस क्या होता है 1/ओमेगा C, ओमेगा को क्या लिख दिया हमने यहाँ पर 2 पाई 50 इंटू 100, ये हमने लिखा है। तो इसको पूरा सोल्व करते हैं अगेन, तो ये बनता है 31.8। अब देखो थोड़ा सा अगर हम सोचें यहाँ पर तो लगभग दोनों बराबर है ना। तो आप थोड़ा वैसे भी सोच सकते हो अगर दोनों वैल्यूज बराबर है, XL और XC दोनों बराबर हैं, तो सिर्फ एक ही रेजिस्टेंस, तो इम्पिडेंस जो आएगा ना वो सिर्फ रेजिस्टेंस के पर ज़्यादा इफेक्टिवली आएगा, यानी कि इम्पिडेंस जो होगा वो रेजिस्टिव होगा ज़्यादातर, है ना। तो आप सोल्व भी करेंगे, अगर Z की वैल्यू अगर निकाले तो √XL माइनस XC का स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, तो ये बन जाएगा XL माइनस XC, इन दोनों को माइनस करेंगे तो देखो 0.4 आ जाएगा स्क्वायर प्लस 10। तो अब इसी हिसाब से चेक करते हैं, अगर हम 100 प्लस 0.16 की पावर 1/6, थोड़ा इसको मैंने बाइनोमियल लगा के सॉल्व भी करके देखा तो भी यहाँ पर ये आंसर आ रहा था। यानी कि अगर इसको सॉल्व करोगे ना तो ये लगभग, इसको मैं अगर सॉल्व कर देता हूँ तो ये बनता है 10 प्लस, ठीक है 10 प्लस
0.8 समथिंग, यहाँ पर इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 0.8 समथिंग ये वैल्यू यहाँ पर ये निकल कर, तो इसमें लगभग कितना आंसर आएगा, 10 के आसपास ही आंसर आ रहा है, 10 के आसपास इसका, अच्छा 1/2 है और ये यहाँ पर 1/2 की पावर लेंगे तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी यहाँ पर लगाने के बाद ये आ रहा था, तो बहुत कम, मतलब ऑलमोस्ट 10 ओम मान सकते हैं, 10 ओम मान सकते हैं। तो अब हमारे पास RMS वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 220 वोल्ट डिवाइडेड बाई 10, 220 वोल्ट डिवाइडेड बाई 10 तो कितना हो गया, 22 एम्पियर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया है, अपने सिर्फ यहाँ पर Z की वैल्यू निकाली है, Z की वैल्यू निकालने के बाद हमने सिर्फ VRMS को Z से डिवाइड कर दिया है, VRMS को Z से डिवाइड किया, हमारे पास किसकी निकल कर आ गई वैल्यू, IRMS की वैल्यू निकल कर आ गई। ठीक है बच्चों, हाँ तो बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, इन एन एक्सपेरिमेंट ऑफ द कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ NPN ट्रांजिस्टर द ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक आर ऑब्जर्व्ड एज गिवन इन फिगर। ठीक है, तो आपको IC और IB के बीच में ग्राफ दिया हुआ है, उस ग्राफ से हम कुछ रिलेशन निकाल सकते हैं। IB और IC के बीच में बीटा का रिलेशन होता है ना, करंट गेन, तो वो निकाल सकते हैं। आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है, और इनपुट रेजिस्टेंस दिया हुआ है हमें यहाँ पर 200 ओम। इनपुट रेजिस्टेंस यानी कि जब ऐसे कुछ सर्किट दिया हुआ होता है इस तरीके का, ठीक है, तो ये तो हो गया RC, और ये यहाँ पर जो हो गया ये हो गया यहाँ पर RB, इस तरीके से, ये इस तरीके से हो गया। ठीक, तो यहाँ पर जो करंट चल रहा होता है वो तो IC होता है, यहाँ पर जो करंट चल रहा होता है वो IB होता है। तो ये इनपुट, ये तो हो गया हमारे पास इनपुट रेजिस्टेंस, और ये क्या हो गया हमारे पास आउटपुट रेजिस्टेंस। ठीक है, तो हमें वोल्टेज गेन कैलकुलेट करना है, तो देखो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर अगर बात करें तो हमें इसमें से बीटा निकालना पड़ेगा। बीटा निकालने के लिए आपको डेटा दिया हुआ है, कैसे, क्या डेटा दिया हुआ है, देखो भाई, है ना। बीटा निकालने के लिए अगर अपन बात करें तो यहाँ पर हमें बोला गया है कि IC, बीटा एक्चुअल में क्या होता है, बीटा होता है IC डिवाइडेड बाई I बीटा। ठीक है, IC डिवाइडेड बाई I बीटा। अब IC की जो वैल्यू है वो अगर 15 लेते हो तो इसके करस्पॉन्डिंग IB की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 300 हो जाएगी। अगर ये 10 लेते हो तो इसके करस्पॉन्डिंग 200 हो जाएगा। तो कोई सी भी ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो चेक करते हैं हम आगे अब इसमें। हाँ तो देखो यहाँ पर अब बीटा कैसे निकल सकता है, बीटा निकालने के लिए IC जो है वो 15 भी ले सकते हैं और उसके करस्पॉन्डिंग 300 ले सकते हैं, या फिर 10 के लोगे तो उसके करस्पॉन्डिंग हम क्या ले सकते हैं, 200 ले सकते हैं। तो दोनों में से किसी से भी निकाल सकते हैं, तो यहाँ पर अपने पास बीटा निकल जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं इसका सोल्यूशन आगे कैसे बन सकता है अपना। देखो बीटा हमने कैलकुलेट किया, तो यहाँ पर हमने लिया हुआ है 15 × 10⁻³ मैंने यहाँ ये वैल्यू ली है, और उसके करस्पॉन्डिंग IB की वैल्यू यहाँ पर मैंने ली है। तो हमारे पास बीटा निकल कर कितना आ रहा है, 50 निकल कर आ रहा है। तो V गेन अगर निकालना है, V गेन का मतलब क्या होता है, V गेन का मतलब होता है वोल्टेज गेन। वोल्टेज गेन मतलब आउटपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाय इनपुट वोल्टेज। आउटपुट वोल्टेज को क्या लिख सकते हैं, I out × RC, मतलब आउटपुट रेजिस्टेंस, I in × RB यानी कि इनपुट रेजिस्टेंस। अब ये वैल्यू जो है ये तो बीटा होती है, तो ये बीटा हमने यहाँ लिख दिया। तो बीटा की वैल्यू 50, RC और IB की वैल्यू हमने दी हुई है, मतलब RC मतलब आउटपुट वोल्टेज, RB मतलब इनपुट वोल्टेज। तो यहाँ पर 50 × 60 डिवाइडेड बाई 200 यहाँ पर है। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे पूरा, तो यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू निकल कर आ जाएगी वो कितने निकल कर आ जाएगी, 15 निकल कर आ जाएगी। ठीक है बच्चों, तो इसका जो क्वेश्चन का आंसर है वो 15 हो गया। ठीक, तो इस तरीके से हमने अभी पूरे 30 क्वेश्चंस के सॉल्यूशन देखे। आई होप आप लोगों को सारे सॉल्यूशन समझ में आए होंगे। ठीक है, और मैं आशा करता हूं कि आप लोगों का जिन भी लोगों का 25 जून को जो सेकंड शिफ्ट में पेपर रहा है वो काफ़ी अच्छा गया होगा, और आपको लोगों ने काफ़ी सारी अच्छी मेहनत जो करी है, मेरी आप शुभकामना है आप सब लोगों के साथ, और आप आगे अच्छा करें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।